अध्याय 2261 अकेडमी से वेंजेंस फेट संप्रदाय के बीजों का सफाया। विक्रांत का शरीर धीरे धीरे झुलसने लगा। दिव्य प्रकाश की शक्ति के संपर्क में आते ही उसका पूरा वजूद राख में बदलने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। विक्रांत को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो आर्यन से हार जाएगा। गॉड रेल्म में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला इंसान होने के बावजूद वो आर्यन के सामने कैसे हार सकता था। कुछ ही पलों बाद विक्रांत का शरीर बिखर गया और गायब हो गया। आर्यन ने उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया था। अभिशाप से भरा वो इंसान आखिरकार चला गया। आर्यन का काम खत्म हो गया। विक्रांत इस दुनिया से गायब हो गया। वो सबसे मुसीबत भरा इंसान था। वही था जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता था। आर्यन का कार्य पूरा हो गया। अब बस बाकी लोगों का हिसाब करना बचा था। लावण्या इस समय शांतनु के आमने सामने थी। वो सीधे शांतनु का मुकाबला कर रही थी। तो तुमने मेरे खिलाफ जाने का फैसला किया है। कितने अफसोस की बात है, जबकि हम एक अच्छी साझेदारी कर सकते थे। शांतनु ने लावण्या से कहा। मैं तुम जैसे किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं हूं। लावण्या ने शांतनु को बताया कि वो उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तुम्हारा मुंह अभी भी ठंडा है। मैं ये लड़ाई जीतूंगा और तुम्हें अपना संग्रह बनाऊंगा। मैं हर रात तुम्हारा आनंद लूंगा, शांतनु ने लावण्या से कहा। उसने उसे बताया कि वो लावण्या का आनंद लेगा। ऐसा नहीं होगा, लावण्या ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। चलो देखते हैं। शांतनु ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार लावण्या की ओर की। इसे चखो। शांतनु ने लावण्या पर हमला किया। उसने अपनी तलवार लावण्या की ओर घुमाई। लावण्या ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही लावण्या ने अपनी उंगलियां चटकाईं, शांतनु के सामने बर्फ की एक जंजीर दिखाई दी। खनन। शांतनु की तलवार इस बर्फ की जंजीर को तोड़ नहीं सकी। ये कैसे हुआ? शांतनु को यकीन नहीं हो रहा था कि लावण्या की कमजोर बर्फ की जंजीर उसके मजबूत तलवार के हमले का सामना कर सकती है। क्या तुम हैरान हो? मैं अब इतनी कमजोर नहीं रही, लावण्या ने शांतनु से कहा। उसने उसे बताया कि वो इतनी कमजोर नहीं है और शांतनु की ताकत का सामना कर सकती है। शांतनु को लावण्या द्वारा अपमानित महसूस हुआ। एक तलवारबाज के रूप में उसकी गरिमा को लावण्या द्वारा अपमानित किया गया था। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। शांतनु ने अपनी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। वो अपनी ताकत दिखाएगा और अब और पीछे नहीं हटेगा। विश्व विभाजन स्लैश। शांतनु ने इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया। वो लावण्या को कुछ ही समय में हरा देगा। लावण्या ने शांतनु की चाल देखी। वो जानती थी कि शांतनु क्या करेगा। वो अपनी सबसे मजबूत तकनीक का उपयोग करेगा। मुझे इसका अनुमान लगाना होगा। लावण्या को शांतनु के हमले का तुरंत अनुमान लगाना था। क्यूब बर्फ की दीवार। लावण्या ने एक दीवार बनाई। उसने एक बॉक्स के आकार की बर्फ की दीवार बनाई और ऊपर की ओर बढ़ाई। ये बेकार है। मेरी इस तकनीक के तहत मुझे हराने से कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, शांतनु ने विजय से भरी एक बड़ी आवाज में कहा। शांतनु को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। वो लावण्या को जल्दी और आसानी से हरा देगा। शांतनु ने अपनी तलवार लावण्या की ओर घुमाई। शांतनु ने अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई। वो लावण्या की रक्षा को नष्ट करना चाहता था। इसे महसूस करो, शांतनु चिल्लाया और लावण्या को अपना हमला महसूस करने के लिए कहा। यह सबसे मजबूत हमलों में से एक था और लावण्या को आसानी से कुचल देगा। स्लैश। शांतनु का हमला लावण्या की रक्षा से टकराया। लावण्या की बर्फ की रक्षा शांतनु के हमले को सहते समय नहीं हिली। शांतनु ये देखकर हैरान रह गया। लावण्या इतने मजबूत हमले का सामना कैसे कर सकती है? किसी को भी पूरी ताकत का उपयोग करके उसके हमले का सामना नहीं करना चाहिए। लावण्या भी उसकी ताकत से हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सुधार करेगी। उसकी ताकत शांतनु से कहीं ऊपर थी। अब वो मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं है। शांतनु अब लावण्या के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हमले सुस्त हो गए हैं, लावण्या ने शांतनु को बताया। उसने कहा कि शांतनु के हमले सुस्त हो गए हैं। ये असंभव है। मैंने हमेशा अपने अमलों का अभ्यास किया है। वे सुस्त नहीं हो सकते। शांतनु ने लावण्या की बात का खंडन किया। उसने हमेशा अपने कौशल का अभ्यास किया, इसलिए शांतनु के लिए सुस्त क्षमता जैसी कोई चीज नहीं थी। वास्तव में यही हुआ है, लावण्या ने बताया कि यही वास्तविकता है। शांतनु की शक्ति सुस्त हो रही है। लावण्या काफी दुष्ट थी। उसने अपनी ताकत में अंतर का उपयोग प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता को गिराने के लिए किया। शांतनु की मानसिकता गिर गई। वो खुद के बारे में चिंता करने लगा।
लगता है इसे खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें सील कर दूंगी। लावण्या ने कहा कि वो शांतनु को सील करने जा रही है। कोई रास्ता नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लावण्या ने शांतनु से कहा। लावण्या शांतनु को सील करने में सक्षम नहीं होगी। बर्फ सील क्यूब। लावण्या ने शांतनु की गतिविधियों को सील करने के लिए आइस सील क्यूब का उपयोग किया। शांतनु का शरीर तुरंत बॉक्स बर्फ द्वारा लिपटा हुआ था और वो हिलने में असमर्थ था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, शांतनु के पास आइस सील क्यूब के खिलाफ लड़ने का समय नहीं था। बहुत अच्छा काम, तुमने बहुत अच्छा किया है, आर्यन ने लावण्या से कहा। सब कुछ हो गया है, क्या ऐसा नहीं है? लावण्या ने आर्यन से कहा। सब कुछ हो गया है, आर्यन ने कहा कि सब कुछ हो गया है। मुख्य समस्या हल हो गई है, अब बस बाकी लोगों का निपटारा करना है। आर्यन ने यशिका को बाकी दुश्मनों की देखभाल करने के लिए कहा। अब उन्हें इस जगह पर घूमने नहीं दिया जाना चाहिए। यशिका समझ गई और तुरंत शांतनु के बाकी सैनिकों को नष्ट करने के लिए चली गई। उसने कुछ नहीं रोका और सब कुछ जड़ से कुचल दिया। क्योंकि आर्यन ने कहा था कि वो वेंजेंस फेट संप्रदाय के बीजों को बढ़ने नहीं देगा, यशिका ने निश्चित रूप से उन सभी को नष्ट कर दिया। वेंजेंस फेट संप्रदाय से संबंधित हर किसी को कुचल दिया गया और समाप्त कर दिया गया। अब जबकि अकादमी साफ हो गई है, हालांकि कुछ चीजें हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। आर्यन ने लावण्या से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सख्ती से नए टीचरों की भर्ती करूंगी। मैं अब वेंजेंस फेट संप्रदाय के बीजों को पनपने नहीं दूंगी, लावण्या ने आर्यन से कहा। आर्यन समझ गया, लावण्या ने सही काम किया था। आर्यन को बस थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहने की जरूरत थी। आर्यन अन्य महिलाओं के साथ लावण्या की मदद की। उन्होंने अकादमी को जल्दी से बहाल करने में मदद की। जो टीचर पहले आज्ञाकारी थे, उन्हें लावण्या द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्हें उच्च वेतन मिला और उन्हें एक अच्छी स्थिति मिली। इस बीच जो टीचर अवज्ञा करते हैं, उन्हें नीचे कदम उठाना चाहिए। उन्हें उनकी स्थिति से पदावनत किया जाना चाहिए और एक परीक्षण अवधि से गुजरना चाहिए। इस तरह लावण्या गुणवत्ता बनाए रख सकती है। अंत में सब कुछ हो गया। आर्यन खुश था। वो खुश था कि सब कुछ हो गया। तुमने अच्छा किया है, माया ने कहा कि आर्यन ने अच्छा किया है। हमने अभी तक वेंजेंस फेट संप्रदाय को पूरी तरह नष्ट नहीं किया है, हमें बस सीधे उनके स्थान पर जाना चाहिए, आर्यन ने माया से कहा। अगर उन्हें ढूंढना इतना आसान था तो तुम्हें इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। माया ने कहा कि आर्यन ने इसे बहुत पहले कर लिया होता। तुम बिल्कुल सही हो, आर्यन ने माया की बात से सहमति व्यक्त की। पति ऐश्वर्या पास आई। उसने आर्यन को बुलाया जो बैठा था। अध्याय 2262। सानवी का गुप्त नक्शा चोरी हो गया। तुम इस जगह पर क्यों आई हो? आर्यन ने ऐश्वर्या से पूछा। वो जानना चाहता था कि ऐश्वर्या अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई। क्या हुआ? क्या मुझे इस जगह पर आने की अनुमति नहीं है? ऐश्वर्या ने हल्के व्यंग के साथ कहा। बिल्कुल आ सकती हो, भला तुम्हें इस जगह पर आने से कौन रोक सकता है? आर्यन ने इशारा किया कि उसने ऐश्वर्या को यहाँ आने से कभी मना नहीं किया। अच्छा है, मैं बस यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, ऐश्वर्या ने आर्यन से कहा। लेकिन मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। आर्यन ने ऐश्वर्या को बताया कि उसकी छोटी बहन यहाँ नजर नहीं आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वे दोनों कहाँ हैं? कविता ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि उसकी प्यारी छोटी बहन इस समय कहाँ थी। ये सही है, मैंने भी उन्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। आराध्या भी यहाँ मौजूद थी। उसने घोषणा की कि वो काव्या और नेहा से मिलना चाहती है। वे तीनों यहाँ मिलने आई थीं। क्या इत्तेफाक था कि वे सभी काव्या और नेहा से ही मिलना चाहती थीं। अगर तुम लोग उन्हें ढूंढ रहे हो तो वे दोनों इस समय अपने कमरे में होनी चाहिए। मैंने सुना है कि वे एक बहुत ही कड़े अभ्यास सत्र से गुजर रही हैं। लावण्या ने ऐश्वर्या, कविता और आराध्या को बताया। तो फिर उन्हें यहाँ बुलाओ, आर्यन ने लावण्या से कहा कि उन्हें बुलाने के लिए कहा। मैं समझ गई, लावण्या समझ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधे नेहा और काव्या को बुलाने चली गई। लावण्या के वापस आने का इंतजार करते हुए आर्यन ऐश्वर्या, कविता और आराध्या के साथ बातचीत करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराध्या ने आर्यन से पूछा। बस थोड़ा सा काम निपटा रहा हूं, आर्यन ने आराध्या से कहा। आर्यन ने वास्तव में यहाँ काफी काम किया था। यही वजह थी कि वो इस जगह पर रुका हुआ था। वो कौन सा काम है? कृपया मुझे भी बताओ, आराध्या ने आर्यन से पूछते हुए जिद की कि वो उसे इस बारे में सब कुछ बताए। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आर्यन ने कहा कि वो ये बात आराध्या से साझा नहीं करेगा। तुम बहुत कंजूस हो, आराध्या ने ठंडी सांस ली। वो कंजूस आर्यन को देखकर जरा भी खुश नहीं थी। आर्यन उसकी ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। बड़ी बहन नेहा और काव्या आखिरकार वहां पहुंच गईं। उन दोनों ने आकर कविता और ऐश्वर्या का अभिवादन किया। कविता और ऐश्वर्या नेहा और काव्या को देखकर हैरान रह गईं। वे दोनों अब पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व लग रही थीं। वे दोनों बेहद खूबसूरत भी दिख रही थीं, खासकर नेहा, जो समय के साथ और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही थीं।
काव्या का शरीर भी अब विकसित होने लगा था, बस सामान्य महिलाओं की तुलना में उसके दोहरे शिखर अभी भी सामान्य महिलाओं की तुलना में थोड़ा कम थे। तुम दोनों काफी बड़ी हो गई हो, तुम लोगों से मिले हुए एक लंबा समय बीत गया है, कविता और ऐश्वर्या ने नेहा और काव्या को देखते हुए कहा। बिल्कुल, हम दोनों इस बीच बहुत सारे कठिन दौर से गुजरे हैं। काव्या और नेहा ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की है। ऐश्वर्या और कविता उनकी बात समझ गईं। उन दोनों को अंदाजा था कि काव्या और नेहा को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा था। ये सच है, वे दोनों अब पहले से कहीं अधिक समझदार और परिपक्व दिखती हैं। आर्यन ने काव्या और नेहा की तरफ देखते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? काव्या ने आर्यन से कहा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन इस जगह पर क्या कर रहा था। तो क्या हुआ? क्या मुझे इस जगह पर रहने की अनुमति नहीं है? ये पूरी तरह से मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। आर्यन ने काव्या को करारा जवाब दिया। तुम अभी भी उतने ही कष्टदायक हो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। काव्या ने कहा कि वो आर्यन को मजा चखाएगी। रुको, ऐसा मत करो। आराध्या और नेहा ने तुरंत आगे बढ़कर काव्या को रोका। मुझे छोड़ो। काव्या ने आराध्या और नेहा से खुद को आज़ाद करने के लिए कहा। तुम उसकी प्रतिद्वंदी नहीं हो। आराध्या और नेहा ने उसे समझाया कि वो आर्यन का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। काव्या को किसी बात की परवाह नहीं थी, बस वो आर्यन से लड़ना चाहती थी। ये लोग वाकई बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। कविता इस नज़ारे को देखकर खुश थी। उसे काव्या, आराध्या और नेहा को इस तरह उमंग में देखना अच्छा लग रहा था। चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। ऐश्वर्या और कविता ने काव्या, आराध्या और नेहा को अपने साथ चलने के लिए कहा। चलो चलते हैं। काव्या उत्साहित हो गई। वो तुरंत ऐश्वर्या और कविता के साथ शामिल हो गई। वे आखिरकार उस जगह से निकल गईं और आसपास घूमने चली गईं। तुम हमारे साथ नहीं आओगे? लावण्या ने आर्यन से पूछा। नहीं, शायद उन्हें आपस में मजे करने देना चाहिए। उन्हें अकेले में कुछ समय बिताने की जरूरत है। आर्यन उन पांचों को खुलकर आनंद लेने का मौका देना चाहता था। वैसे भी तुम दोनों यहाँ हो, तुम लोग मेरा मनोरंजन कर सकती हो। आर्यन ने लावण्या और माया की तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? इस जगह पर कोई गड़बड़ मत करना। लावण्या ने आर्यन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो यहाँ अपनी हरकतें बंद करे। वहां आर्यन भला उनकी बात कहाँ सुनने वाला था। उसने लावण्या और माया के साथ शरारत करना शुरू कर दिया। वे दोनों आर्यन के उन नटखट हाथों से बच नहीं सकती थीं। वे केवल खुद को आर्यन की इच्छा के हवाले कर सकती थीं। आर्यन, ये बहुत बुरा हुआ है। सानिका अचानक दौड़ती हुई आई। वो सीधे आर्यन के स्थान की ओर भागी चली आ रही थीं। क्या बात है? आर्यन ने सानिका से पूछा। वो देखने में किसी बड़ी मुसीबत में लग रही थीं। मुझे बड़ी बहन से एक संदेश मिला है, आपको इसे तुरंत पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह बेहद जरूरी है। सानिका ने बताया कि यह मामला बहुत गंभीर था। मुझे इसे पढ़ने दो। आर्यन ने सानवी द्वारा लिखा गया वो पत्र अपने हाथ में ले लिया। वो जानना चाहता था कि सानवी ने क्या संदेश भेजा था। पति, ये बहुत बुरा हुआ है। मेरे पास जो गुप्त नक्शा था वो चोरी हो गया है। अब शायद बहुत सारे लोग उस गुप्त स्थान की तरफ बढ़ रहे होंगे। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आपको तुरंत एक समूह बनाना शुरू कर देना चाहिए। सानवी ने पत्र में लिखा था। आर्यन ने सानवी द्वारा लिखा गया वो पत्र पूरा पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि यह सचमुच एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मामला था। ये वास्तव में एक बड़ी बात है। आर्यन ने स्वीकार किया कि स्थिति गंभीर थी। वो गुप्त स्थान बहुत जल्द बाहरी दुनिया के सामने उजागर होने वाला था। मामला क्या है? लावण्या और माया ने आर्यन से उत्सुकता से पूछा। ये एक गुप्त स्थान का नक्शा है जिसे सानवी ने खोजा था। ऐसा लगता है कि उसके भीतर कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज मौजूद है और वो नक्शा अब चोरी हो चुका है। शायद कुछ लोग इस रहस्य को पूरी दुनिया में लीक कर देंगे। आर्यन ने लावण्या और माया के सवाल का जवाब दिया। ऐसा लगता है कि ये वाकई एक जरूरी काम है। बड़े अफसोस की बात है कि इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लावण्या यहां से नहीं जा सकती थी। अगर वो चली जाती तो इस पूरी एकेडमी की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता। ये जगह अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। माया ने लावण्या की बात का समर्थन किया। इस क्षेत्र को अभी भी लावण्या और माया की देखरेख की जरूरत थी। लावण्या अकेले सब कुछ संभालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। उसे माया और सुनेहा की मदद की जरूरत थी। अगर वे दोनों भी आर्यन के साथ चली जाती तो यहां बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ लोग हैं। कविता और बाकी सब इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। आर्यन ने लावण्या और माया को ढांढस बंधाते हुए कहा। लावण्या और माया ने राहत की सांस ली कि आर्यन का साथ देने के लिए कुछ लोग मौजूद थे। हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारे पास अभी कोई दूसरा काम नहीं है। संध्या, शिवानी और यशिका ने अचानक आगे बढ़कर आर्यन से कहा कि वे उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आर्यन उनके इस फैसले से थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों उसे इस तरह चौंका देंगी। तुम लोगों ने तो मुझे सचमुच हैरान कर दिया। आर्यन ने संध्या, शिवानी और यशिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। फुफ्फुफ्फु। संध्या, शिवानी और यशिका आर्यन की ये बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। फिर मैं भी साथ आऊंगी। प्रिया, रीना और सुमित्रा भी अचानक वहां पहुंच गईं। अरे एक मिनट रुको, तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? आर्यन ने प्रिया, रीना और सुमित्रा की तरफ देखते हुए अचरज से पूछा। अध्याय 2263 अंधकार की गर्त। हमें बस ऐसा लगा कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। प्रिया ने आर्यन से कहा कि उसे महसूस हो रहा था कि आर्यन को उसकी मदद चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इस बात का पता लगा लोगी, आर्यन ने प्रिया से मुस्कुराते हुए कहा। फुफुफु। प्रिया धीरे से हंस पड़ी। उसकी आवाज सुनने में बेहद मधुर और आनंदमयी थी।
चूंकि अब स्थिति ऐसी है तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। आर्यन को काफी अच्छी सहायता मिल गई थी, इसलिए अब सब कुछ ठीक होना चाहिए था। क्या मैं भी आप सबके साथ चल सकती हूँ? सानिका ने आर्यन से पूछा। तुम यहीं रुकोगी? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी पर्याप्त युद्ध का अनुभव नहीं है। लावण्या ने सानिका को आगे बढ़ने से टोकते हुए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। ऐसा क्यों? मैं भी अब काफी अच्छी हो चुकी हूं। सानिका ने लावण्या के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, इसलिए तुम इसी जगह पर रुकोगी। लावण्या को उसके किसी भी कारण से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ तौर पर सानिका को यहीं ठहरने का आदेश दे दिया। सानिका के पास अभी भी अनुभव की भारी कमी थी। उसे अपने साथ ले जाना रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकता था। इसके अलावा अन्य लोगों की तुलना में सानिका की ताकत अभी भी काफी कम मानी जाती थी, इसलिए उसे इस खतरनाक यात्रा पर ले जाना किसी भी तरह से सही नहीं होता। ठीक है, सानिका ने उदास मन से कहा। उसके पास कुछ समय के लिए यहीं रुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। सान्वी भी निश्चित रूप से यही चाहती होगी कि सानिका उनके साथ ना आए, इसलिए लावण्या का ये निर्णय बेहद सही और व्यावहारिक था। आर्यन ने बाकी सभी के साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दीं। वे सब अपनी इस नई यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होने लगे। प्रिया और रीना ने आपस में बातचीत शुरू की। उन्हें लगा कि शायद उन्हें थोड़ी और मदद की जरूरत पड़ सकती है और उन्हें अपने साथ कविता के साथ साथ ऐश्वर्या को भी ले लेना चाहिए। वे दोनों भी अब काफी सक्षम थीं और इस लड़ाई में शामिल होकर वे बहुत कुछ नया सीख सकती थीं। आर्यन वहीं रुककर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि क्या बाकी लोग भी समय पर यहां पहुंच पाएंगे। ऐसा लगता है कि बाहर बहुत बड़ी हलचल चल रही है और अफवाहें बेहद तेजी से फैल चुकी हैं। लावण्या ने आर्यन के पास आकर बाहर से मिली ताज़ा जानकारी साझा की। तो इसका मतलब है कि सब लोगों को इस बात का पता चल चुका है? आर्यन ने लावण्या से कहा। हाँ, ये सच है। गॉड रेल्म के लगभग सभी साधक अब उस जगह के बारे में जान चुके हैं। लोगों ने उस जगह को अंधकार के मार्ग की गर्त का नाम दिया है। जितने भी लोग उसके भीतर कदम रखते हैं, उनमें से शायद ही कोई कभी वापस लौट पाता है। मेरी यही कामना है कि तुम वहां पूरी सावधानी बरतोगे, लावण्या ने आर्यन को समझाते हुए कहा। वहां पहले भी कई लोग जा चुके थे और उनमें से केवल कुछ गिने चुने लोग ही वापस आने में सफल रहे थे। लावण्या को जहां तक पता था, वो स्थान बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता था। क्या वे लोग मुझसे भी ज्यादा तेज निकले? आर्यन ने थोड़े असहाय स्वर में कहा। गॉड रेल्म में अफवाहें हवा की तरह फैलती हैं और जाहिर है कि सभी बड़े साधक तुरंत उस ओर रवाना हो गए होंगे। आखिर वहां कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो किसी के द्वारा खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं, लावण्या ने आर्यन से कहा। मैं बहुत जल्द ही वहां छिपे सारे रहस्यों को सबके सामने उजागर कर दूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा कि वो वहां की असलियत का पता लगाकर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सफल होगे। मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी, लावण्या ने कहा कि वो हमेशा आर्यन की सलामती की दुआ करेगी। मैं समझ गया, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। वो निश्चित रूप से पूरी तरह ठीक रहेगा। पति, अब हमें चलना चाहिए, प्रिया ने आर्यन को तैयार होने के लिए कहा। वे लोग तुरंत निकलने वाले थे। मैं आ रहा हूं, आर्यन ने कहा कि वो सबके साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मैं चलता हूं, आर्यन ने लावण्या से विदा लेते हुए कहा। हाँ, लावण्या ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाकर आर्यन और बाकी सबको विदा किया। आर्यन, प्रिया और बाकी सभी के साथ तुरंत उस स्थान से रवाना हो गया। वे सब सीधे सान्वी के बताए गए मिलन स्थल की ओर बढ़ गए। वे लोग जा चुके हैं, अब हमें अंदर चलना चाहिए, सुनेहा ने लावण्या से कहा। उसने लावण्या को यहाँ के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए कहा ताकि वे चैन की सांस ले सकें। उन्हें अभी कुनलुन पवित्र भूमि में भी कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। मैं समझ गई, लावण्या समझ गई। वो यहाँ के बचे हुए कामों को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देगी, क्योंकि ताकत की बहाली का काम तेजी से किया जाना बेहद जरूरी था। आर्यन, प्रिया और बाकी सभी लोग बहुत तेजी से सफर तय करते हुए अपने मिलन स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सान्वी पहले से ही वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। क्या तुमने हमारा बहुत लंबा इंतजार किया? आर्यन ने सान्वी से पूछा। नहीं, मैंने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं। बाकी लोग हमसे पहले ही भीतर प्रवेश कर चुके हैं और शायद वे अंदर छिपे रहस्य को ढूंढने के बेहद करीब होंगे, सान्वी ने आर्यन से अपनी चिंता साझा की। चिंता मत करो, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वे अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए होंगे। तुमने खुद कहा था कि अगर वो जगह भयानक जीवों से भरी पड़ी है तो अंदर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, आर्यन ने सान्वी को ढांढस बंधाया। वैसे वो नक्शा तुमसे चुराया किसने? तुम्हें उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए था, आर्यन ने सान्वी से सवाल किया। वो हमारे परिवार की ही एक नौकरानी थी। उसने उस नक्शे को चुरा लिया और बाहर किसी को बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिया। मैं उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती हूं, सान्वी ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा। तो ये बात है,
ऐसा लगता है कि अब हम इस मामले में पीछे जाकर कुछ नहीं बदल सकते। चूंकि बात ऐसी थी, इसलिए आर्यन और बाकी लोग भी इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि उसे अपने इस बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा, सानवी ने चिढ़ते हुए कहा। अब शांत हो जाओ, इस बात पर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, अब हम उस पुरानी बात को लेकर कुछ नहीं बदल सकते, प्रिया ने सानवी को समझाया। सानवी ने प्रिया की तरफ देखा। वो प्रिया को बड़े सम्मान और विस्मय से निहारने लगी। ये कितनी सुंदर है! क्या ये वही प्रिया है जिनके बारे में मास्टर अक्सर बातें किया करते थे? सानवी ने प्रिया को देखते हुए मन में सोचा, ये महिला सचमुच अद्वितीय सुंदरी थी। सानवी को ये स्वीकार करना पड़ा कि प्रिया बेहद खूबसूरत थीं और उनका व्यवहार बहुत ही असाधारण था। बेहतर होगा कि अब हम सब बिना देर किए अंदर चलें, अन्यथा हम पहले जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएंगे। रीना ने सबको सचेत करते हुए कहा कि अगर वे जल्दी नहीं करेंगे तो पहले प्रवेश करने वालों से पिछड़ जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो अंदर चलते हैं। मैं अंदर चलते चलते बाकी सारी बातें तुम सबको समझा दूंगी। सानवी ने सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। बहुत अच्छे, आर्यन समझ गया। वे और बाकी सभी लोग तुरंत उस रहस्यमयी जगह के भीतर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बहुत ही विशाल और घना जंगल उनका स्वागत करता है। ये तो सचमुच एक बहुत विशाल जंगल है, आर्यन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। पति, इस जगह का पहला स्तर ये घना जंगल ही है। इस जंगल को पार करने के बाद हमें एक बहुत बड़े रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एक विशाल महासागर आएगा और चौथे स्तर पर एक बहुत बड़ा पर्वत है। सानवी ने उन्हें उन 4 चरणों के बारे में बताया जिनकी जानकारी उसके पास थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बस इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलना है और उस रेगिस्तान की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसा है तो उन्हें बस बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सानवी ने उन्हें बताया कि उन्हें इस जंगल को पार करना ही होगा। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा अंधकारमयी है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कविता ने चारों तरफ फैले अंधेरे को देखते हुए अपनी शंका जताई। ये बात तो सच है, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे और चलो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, आर्यन ने सभी को निर्देश देते हुए कहा। आर्यन को एक ही दिशा में चलना था, इस तरह से वे शायद बहुत जल्द बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते। आर्यन ने अपनी गॉड आइज की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इस रहस्यमयी जगह पर गॉड आइज की देखने की क्षमता काफी सीमित हो चुकी थी, इसलिए आर्यन को अपनी सूझबूझ से ही रास्ता तलाशना था। अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी। आर्यन ने अभी आगे की ओर कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उनका सामना कई विशालकाय सांपों और बहुत बड़ी मधुमक्खियों से हो गया। हद है, हम अभी कुछ ही दूर चले हैं और हमारा सामना इन भयानक जीवों से हो गया। ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। आर्यन ने अपनी किस्मत को कोसते हुए शिकायत की कि उनकी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। इंसानों को सामने देखकर उन भयानक जीवों ने तुरंत आर्यन और उनकी टोली पर हमला बोल दिया। वे अपने जहरीले डंक और विष का इस्तेमाल करके सीधे आर्यन पर टूट पड़े। इनसे मैं निपटती हूँ, रीना तुरंत आगे बढ़ी। उसने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पानी की प्रचंड शक्ति का उपयोग करके उसने उन बड़े जीवों को आसानी से ढेर करना शुरू कर दिया। ये जीव काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। रीना ने महसूस किया कि दुश्मन वाकई मजबूत थे। वे रीना के कई शक्तिशाली हमलों को सहन करने के बाद भी टिके हुए थे। ये तो अभी बहुत ही निचले स्तर के दुश्मन हैं। आगे हमारे रास्ते में इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं। सानवी ने आर्यन और बाकी सभी को सचेत किया। हम आगे से और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे, सभी ने एक सुर में कहा कि वे अब पूरी सावधानी के साथ कदम बढ़ाएंगे। अध्याय 2264 मजबूत बाधा जिसे तोड़ना आसान नहीं है। चलो हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आर्यन ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। वे सभी तेजी से अपनी राह पर चल पड़े और सामने फैले घने जंगल के बीच से गुजरने लगे। आर्यन और बाकी सबको रास्ते में कई बार भयानक और बेहद शक्तिशाली जीवों का सामना करना पड़ा। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उन सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना पड़ रहा था। ऐश्वर्या ने भी इस दौरान अभ्यास किया। उसने यहाँ जंगली जीवों को हराकर अपनी युद्ध क्षमता को और बेहतर बनाया। इन जीवों के भीतर कोई क्रिस्टल कोर मौजूद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें किसी की दिव्य शक्ति द्वारा निर्मित किया गया है। आर्यन को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये जीव कोई प्राकृतिक जादुई जानवर नहीं थे, बल्कि इन्हें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया था। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? प्रिया ने आर्यन से पूछा। वो आर्यन की बात का सही अर्थ जानना चाहती थी। इसका मतलब ये है कि हम इन्हें चाहे जितनी बार भी मार गिराएं, ये बार बार पुनर्जीवित होने में सक्षम रहेंगे, आर्यन ने प्रिया और बाकी सबको समझाया। यानी इन जीवों का विरोध करके हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, रीना ने आर्यन से कहा। समय की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारे पास अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए इन्हें हराने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, आर्यन ने रीना को जवाब दिया।
हम केवल इनसे लड़ सकते हैं, अन्यथा ये फिर से जीवित होकर हमारे सामने आ जाएंगे, यशिका ने सभी से कहा। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आगे बढ़ने की मजबूरी को देखते हुए वे केवल यही रास्ता चुन सकते थे। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उनके पास कोई और उपाय नहीं था, वे केवल लड़ते हुए आगे बढ़ सकते थे। अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई और भी यहाँ उन जीवों से जूझ रहा था और भारी मुसीबत में फंसा हुआ था। हम वास्तव में अपनी सतर्कता को कम नहीं होने दे सकते। ये जीव हम पर किसी भी दिशा से हमला कर सकते हैं। शिवानी और बाकी सब ने खुद को पूरी तरह चौकन्ना कर लिया। अगर वे जरा भी चूके तो इस जगह के भयानक जीव उन्हें अपना निवाला बना सकते थे। तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं जाकर देखता हूं, आर्यन ने बाकी सबसे कहा। वो जानना चाहता था कि वहां असल में क्या चल रहा था। आर्यन वहां से आगे बढ़ा। वो सीधे उस दिशा में गया जहां से वो चीख आई थी। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ कई लाशें बिखरी पड़ी थीं और वे सभी मर चुके थे। सामने आर्यन को एक अजीब जीव दिखाई दिया जो देखने में एक बड़े टिड्डे जैसा था। उसका पूरा शरीर काला था और वो खून से सना हुआ था। उस काले टिड्डे की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसका शरीर लोहे की तरह चमक रहा था और उसकी नज़रें आर्यन पर टिक गईं। उस काले टिड्डे ने सीधे अपने सामने खड़े आर्यन पर हमला बोल दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्यन कौन है। उसका काम बस इस जगह पर आने वाले इंसानों को खत्म करना था। काले टिड्डे की चालें बेहद तेज और घातक थीं। पलक झपकते ही वो आर्यन के पीछे पहुंच गया और आर्यन के शरीर को छलनी करने के लिए अपने नुकीले हाथ आगे बढ़ा दिए। आर्यन ने सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने काले टिड्डे के उस घातक हमले को रोकने के लिए सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया। मैंने क्या सोचा था और तुम तो केवल एक मामूली से कीड़े निकले, आर्यन ने उस काले टिड्डे की तरफ देखते हुए कहा। काला टिड्डा तुरंत पीछे हट गया। उसने आर्यन से एक सुरक्षित दूरी बना ली। उस जीव के पास अपनी एक बुद्धि थी और वो समझ गया था कि आर्यन बेहद शक्तिशाली है। काले टिड्डे ने आर्यन के खिलाफ फिर से एक युद्ध मुद्रा संभाल ली। इसके पास सोचने समझने की समझ है, अवनी ने आर्यन से कहा। उनके सामने खड़े इस काले टिड्डे की बुद्धि काफी तेज थी। ये इस बात से साफ जाहिर था कि कैसे उसने दूरी बनाई और आर्यन के खिलाफ अपनी लड़ाई के तरीके को बदलने लगा। मैं नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया है, लेकिन वे काफी चतुर हैं क्योंकि वे इस तरह की चीजें बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं, आर्यन ने अवनी से कहा। इस बात की पूरी संभावना है कि ये किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति की रचना है। अगर वो इस तरह के जीव बना सकता है तो ये वास्तव में असली दानव हैं, अवनी ने आर्यन से साझा किया। तुम यहां मेरी मदद करने के लिए मौजूद हो, इसलिए उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्यन को पूरा विश्वास था कि अवनी दुश्मनों के खिलाफ उसकी सहायता जरूर करेगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी, अवनी ने आर्यन से मजाक में कहा कि वो खुद ही इससे निपटे। अरे तुम भला ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, आर्यन ने अवनी से कहा। अवनी को इस मोड़ पर आर्यन की मदद करनी चाहिए थी। सामने देखो, वो जीव आ रहा है। अवनी ने आर्यन को सचेत किया कि उसका दुश्मन ठीक सामने है और वो उस पर हमला करने वाला है। इस काले टिड्डे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने उस जीव को पूरी तरह नष्ट करने के लिए अपने केवल एक मुक्के का इस्तेमाल किया। वो काला टिड्डा जो आर्यन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, आर्यन के एक ही करारे प्रहार से तुरंत चकनाचूर हो गया। अब ये खत्म हुआ। आर्यन ने अपना अंतिम प्रहार करके दुश्मन का काम पूरी तरह तमाम कर दिया। चलो अब हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आर्यन ने अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। सानवी की मदद और मार्गदर्शन से आर्यन और बाकी सभी लोग आखिरकार एक बहुत बड़ी और मजबूत बाधा के सामने आकर रुक गए। ये एक ऐसी जगह है जिसे पार कर पाना नामुमकिन है। क्या आप लोगों के पास इसके भीतर प्रवेश करने का कोई तरीका है? सानवी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। वो खुद भी पहले इसी जगह पर आकर फंस गई थी और आगे नहीं बढ़ पाई थी। मैं इसे तोड़ने का एक प्रयास करती हूं। संध्या ने अपनी पूरी शक्ति का संचय किया और अपनी हथेली से उस मजबूत बाधा पर एक जोरदार प्रहार किया। एक तीखी खनक की आवाज गूंजी। जैसे ही संध्या ने उस बाधा पर हाथ मारा, उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इस दुनिया के सबसे मजबूत लोहे पर वार किया हो। ये तो सचमुच बहुत ज्यादा कठोर है, संध्या ने उसकी मजबूती को महसूस करते हुए कहा। वो अपने दम पर इस मजबूत बाधा को नष्ट करने में सक्षम नहीं थी। तो फिर इसे नष्ट करने का प्रयास मैं करती हूं, प्रिया ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो उस बाधा को हटाने के लिए अपनी खुद की विशेष शक्ति का उपयोग करने वाली थी। सभी लोग थोड़े पीछे हट जाओ और प्रिया को काम करने के लिए पर्याप्त जगह दो ताकि प्रिया को अपनी कला दिखाने का पूरा अवसर मिले। प्रिया ने अपने सेंट लाइट जितर को निकाला और उसे बजाना शुरू किया। प्रिया के वादन से एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी ध्वनि तरंग निकली और सीधे उनके सामने मौजूद उस मजबूत बाधा से जा टकराई। एक बहुत बड़ा और भीषण धमाका हुआ जब प्रिया ने अपने सेंट लाइट जितर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ये तो सचमुच अद्भुत है,
वहां मौजूद सभी महिलाएं प्रिया की इस असीम शक्ति को देखकर दंग रह गईं। प्रिया की ताकत स्पष्ट रूप से उन सभी के स्तर से कहीं ज्यादा ऊपर थी। प्रिया का ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि आसपास का पूरा जंगल उसकी ऊर्जा के प्रभाव से आसानी से उड़ गया। प्रिया की इस असीम ताकत के सामने तो इस बाधा को निश्चित रूप से टूट जाना चाहिए। रीना को पूरा भरोसा था कि वो रुकावट अब खत्म हो चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास काफी होगा। उन्होंने हमारे सामने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया है, सानवी ने सभी से कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्रिया ने वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए बेहद गंभीर स्वर में कहा। क्या बात है? सभी ने उत्सुकता और चिंता से प्रिया से पूछा कि उसके कहने का क्या तात्पर्य है। मेरा ये शक्तिशाली हमला भी बेकार चला गया और मैं इस मजबूत बाधा को भेदने में पूरी तरह असफल रही हूं, प्रिया ने सभी को असलियत से अवगत कराया। ये कैसे मुमकिन है? इतने शक्तिशाली और विनाशकारी हमले के बाद भी वो बाधा वैसी ही है। वहां मौजूद किसी भी महिला को इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रिया जैसा मजबूत प्रहार भी उसे हिला नहीं सका। अगर स्थिति ऐसी है तो हमें शायद यहां से आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए, ऐश्वर्या ने किसी वैकल्पिक मार्ग के बारे में सोचते हुए अपना सुझाव दिया। ये सचमुच एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है, सुमित्रा ने ऐश्वर्या की बात का पूरा समर्थन किया। ऐसा लगता है कि ये रुकावट वाकई बहुत ज्यादा जटिल है, जिसे प्रिया भी अपने बल पर नहीं भेद सकी, आर्यन ने प्रिया के पास आकर कहा। क्या तुम इसे पार कर सकते हो? प्रिया ने आर्यन की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वो इस जगह को खोलने में सक्षम है। तुम्हारी खुद की शक्ति पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर है। अगर तुम्हारा इतना भीषण हमला इस पर एक खरोंच तक नहीं लगा सका तो शायद मेरा प्रहार भी इस चीज को केवल थोड़ा बहुत ही प्रभावित कर पाएगा, आर्यन ने प्रिया को असलियत समझाई। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस मजबूत बाधा को नष्ट कर पाना पूरी तरह से असंभव है, सानवी ने निराश होते हुए आर्यन से कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस बाधा को सीधे तौर पर नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बस इसके आसपास के पूरे आयाम को ही भंग कर देंगे, जिससे ये बाधा अपने आप ढह जाएगी, आर्यन ने एक नया उपाय निकाला। आयाम भंजक शक्ति का आह्वान करते हुए आर्यन ने अपने आसपास के पूरे आयाम को पूरी तरह से विखंडित कर दिया। उस सहायक आयाम के नष्ट होते ही वो मजबूत बाधा भी अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब हम इसे फिर से ठीक कर देते हैं, आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने सामने के आयाम को वापस अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। आर्यन के इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह सन्न रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इस तरह की असंभव चीज को भी इतनी आसानी से अंजाम दे सकता है। ये तो सचमुच बेहद अद्भुत है। सानवी इस नज़ारे को देखकर सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि आर्यन वास्तव में कितना महान और सक्षम था। उसने वो कर दिखाया जो उन सब के लिए पूरी तरह नामुमकिन था। अध्याय 2265 ब्लैक डायमंड ड्रैगन। ताली 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 ताली। प्रिया और बाकी सभी ने आर्यन द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल को देखने के बाद अपने हाथों से जोरदार तालियां बजाईं। आर्यन सभी महिलाओं से तालियां पाकर धीरे से मुस्कुराया। चलो अब अंदर चलते हैं। आर्यन अंदर जाने वाला पहला व्यक्ति था। उसने भीतर प्रवेश करने और ये देखने का प्रयास किया कि वहां क्या छिपा था। बाम! ठीक उसी क्षण अंदर से किसी चीज ने आर्यन पर जोरदार प्रहार किया और वो सीधा हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये क्या हुआ? शिवानी, संध्या और बाकी सभी लोग आर्यन को इस तरह दूर उछलते देखकर पूरी तरह चौंक गए। सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाओ, प्रिया ने तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बेहद शक्तिशाली चीज छिपी हुई थी। सभी महिलाएं पीछे हट गईं। उन्होंने एक सुरक्षित दूरी बनाई और उस मजबूत बाधा के पीछे छिपे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार किया। मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर वो किस तरह का भयानक जीव है जो पति को भी इस तरह दूर उछालने में सक्षम है। सानवी ये देखने के लिए उत्सुक थी कि अंदर कौन छिपा है। आखिरकार एक लंबे समय के बाद अंदर से एक भयानक जीव बाहर निकला। वो जीव सबके सामने आया और उसने खुद को प्रकट किया। उन सभी ने एक विशाल ड्रैगन की आकृति देखी जो बेहद डरावनी और असीम शक्ति से भरी हुई थी। उसकी भयानक ऊर्जा ने प्रिया और बाकी सभी को भीतर तक कंपा दिया। उस ड्रैगन का पूरा शरीर एक चमकीले हीरे की तरह चमक रहा था। ब्लैक डायमंड ड्रैगन। सानवी उस जीव को देखते ही पहचान गई कि यह किस प्रजाति का भयानक दानव था। क्या यह सचमुच ब्लैक डायमंड ड्रैगन है? प्रिया को भी इस बारे में थोड़ी जानकारी थी। उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि यह उन दुष्ट ड्रैगन्स में से एक था जो कभी गॉड रेल्म में एक बड़ी महामारी बन गया था और जिसने अनगिनत सितारों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और ये गॉड रेल्म के सबसे खूंखार और डरावने जीवों में से ही एक माना जाता था। ऐसा ही लगता है, लेकिन वो इस जगह पर क्या कर रहा है? इस तरह का भयानक जीव तो बहुत समय पहले ही लुप्त हो जा चुका होना चाहिए था और उसका ठिकाना किसी को नहीं पता था। सानवी ने प्रिया से अपनी शंका व्यक्त की। इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस जगह के भीतर कैद था और यहां से बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था।
प्रिया ने सान्वी को समझाया कि ये ब्लैक डायमंड ड्रैगन एक अत्यंत शक्तिशाली बाधा के पीछे फंसा हुआ था और बाहर नहीं आ पा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अनजाने में एक बेहद खतरनाक चीज को आजाद कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गॉड रेल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया था। हम इस भयानक जीव को यहां से बाहर नहीं जाने दे सकते। मेरे साथ आओ और इसे यहीं रोक दो। प्रिया ने सान्वी और बाकी सबको ललकारा। उन्हें इस दानव को रोकना ही होगा ताकि वो बाहर घूमकर कोई बड़ी तबाही न मचा सके। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सान्वी ने प्रिया की बात का पूरा समर्थन किया। प्रिया ने सभी का नेतृत्व किया। उसने सभी की रक्षा करने के लिए अपनी पवित्र प्रकाश की शक्ति और देवी की मधुर धुन का आह्वान किया। प्रिया अपनी दिव्य क्षमताओं से उन सभी की सहायता करने वाली थी। तुम सब चुपचाप एक तरफ हट जाओ। तुम लोग मेरे सामने टिकने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम सब जितनी जल्दी हो सके मेरे रास्ते से हट जाओ। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने प्रिया और बाकी सबको देखते हुए घमंड से कहा। ब्लैक डायमंड ड्रैगन इस समय बहुत ही खुश मिजाज में था। यही वजह थी कि उसने प्रिया और बाकी सबको फिलहाल के लिए जिंदा छोड़ देने का मन बनाया था। वो यहां से निकलकर गॉड रेल्म में और भी बड़ी तबाही मचाना चाहता था। बहनों, तुम सब आगे बढ़ो। प्रिया ने रीना और संध्या को आगे बढ़कर उस ड्रैगन से मुकाबला करने का निर्देश दिया। हम समझ गईं। रीना और संध्या तुरंत आगे बढ़ीं। उन्होंने सीधे ब्लैक डायमंड ड्रैगन पर हमला बोल दिया। संध्या ने पूरी ताकत से दुश्मन पर धावा बोल दिया। उसने सीधे ब्लैक डायमंड ड्रैगन पर शारीरिक प्रहार किया। धमाका! संध्या के उस जोरदार प्रहार को झेलते ही ब्लैक डायमंड ड्रैगन तुरंत पीछे हटने पर मजबूर हो गया। कमीने! ब्लैक डायमंड ड्रैगन गुस्से से आग बबूला हो गया। संध्या के उस हमले से उसे काफी तेज दर्द हुआ था, जिससे उसका अहंकार आहत हो गया था। संध्या का वो हमला काफी ज्यादा असरदार साबित हुआ था। उसका प्रहार उस शक्तिशाली ब्लैक डायमंड ड्रैगन को भी दर्द का एहसास कराने में पूरी तरह सक्षम था। मैं इसे यहीं जकड़ लेती हूं। रीना ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन को एक ही जगह बांधने के लिए अपनी जल शक्ति का उपयोग किया। ब्लैक डायमंड ड्रैगन को अचानक एहसास हुआ कि उसके चारों तरफ भारी मात्रा में पानी जमा हो गया था। इस पानी के प्रभाव ने उसे थोड़ा कमजोर और असहाय महसूस करा दिया था। तुच्छ इंसानों, तुम सब सचमुच काफी साहसी हो, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा कि वो प्रिया और बाकी सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें इतना कमजोर समझने की भूल मत करो। हमारा काम अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। शिवानी और यशिका भी इस युद्ध में शामिल हो गईं। उन्होंने अपने हमलों को मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण किया। धिक्कार है! ब्लैक डायमंड ड्रैगन दूर जा गिरा। शिवानी और यशिका के संयुक्त हमलों से वो थोड़ा घायल हो गया था। हालांकि ब्लैक डायमंड ड्रैगन का शरीर बहुत ही कठोर था, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि शिवानी और यशिका के हमलों का उस पर बहुत ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था। सान्वी, सुमित्रा और ऐश्वर्या ने भी अपनी तरफ से पूरी मदद की। उन्होंने आगे बढ़कर लगातार हमले करना शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर उस पर चौतरफा वार किए। इस रणनीतिक हमले ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन को एक कोने में धकेल दिया और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। कमीने! इन सबके पास इतनी उच्च स्तर की तकनीकें कैसे हो सकती हैं? आखिर ये लोग हैं कौन? उस अहंकारी ब्लैक डायमंड ड्रैगन का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। अब वो प्रिया और बाकी सबको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्रकाश की श्रृंखला। प्रिया ने अपने प्रकाश की श्रृंखला का आह्वान किया। इस बार की ये श्रृंखला पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल लग रही थी। प्रिया की ये प्रकाश श्रृंखला दुश्मन को पूरी तरह जकड़ने के लिए काफी बड़ी और मजबूत हो चुकी थी। ये नामुमकिन है। भला मैं इन मामूली सी महिलाओं के हाथों इस तरह कैसे पराजित हो सकता हूं? ब्लैक डायमंड ड्रैगन को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे इन महिलाओं ने इतनी आसानी से बेबस कर दिया था। पवित्र भूमि का प्रकाश। प्रिया ने अपने हमलों को और तेज कर दिया, जिसके बाद नीचे की जमीन तेजी से चमकने लगी और उससे एक ऐसी तीव्र रोशनी निकली जिसने ब्लैक डायमंड ड्रैगन को असहनीय दर्द देना शुरू कर दिया। ये बहुत दर्दनाक है। धिक्कार है तुम पर! ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने तड़पते हुए प्रिया से कहा कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़े होने और प्रिया के इस बंधन से खुद को आजाद करने का प्रयास किया। वो इस तरह असहाय बनकर प्रिया का कैदी बनकर नहीं रह सकता था। लेकिन प्रिया की दिव्य शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत थी कि ब्लैक डायमंड ड्रैगन के लिए उसकी पकड़ से बचकर भाग पाना पूरी तरह नामुमकिन था। ऐसा लगता है कि अब इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। सान्वी और बाकी सब लोग उसके करीब आए। वे सब मिलकर ब्लैक डायमंड ड्रैगन को पूरी तरह संभालने में सफल रहे थे। तुम सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हम इस भयानक जीव को कैद करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। अगर ये ब्लैक डायमंड ड्रैगन यहां से भाग निकलता तो बाहर जाकर भारी तबाही मचा देता, जो बहुत बुरा होता। प्रिया ने सभी की सराहना करते हुए कहा। लेकिन आर्यन का क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? सुमित्रा आर्यन की स्थिति के बारे में जानने के लिए बेहद चिंतित थी। सभी को अचानक आर्यन की याद आई। वे सब आर्यन की स्थिति के बारे में जानना चाहती थीं कि वो सुरक्षित है या नहीं।
ये बात तो सही है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सभी महिलाओं को इस बात का एहसास हुआ कि अगर आर्यन पूरी तरह ठीक होता तो उसे अब तक इस जगह पर वापस आ जाना चाहिए था। प्रिया और बाकी सभी लोग मिलकर आर्यन को ढूंढने लगी। वे सब उसके ठिकानों की तलाश में इधर उधर देखने लगी। वे आर्यन के पैरों के निशानों और उसके गिरने की दिशा का पीछा करते हुए आगे बढ़े। जब वे बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचे तो उन्हें सामने एक विशाल और गहरा गड्ढा दिखाई दिया। शायद वो इसके भीतर चला गया है। रीना को पूरा यकीन था कि आर्यन उस गहरे गड्ढे के अंदर जा चुका था। ये तो बहुत ज्यादा गहरा है, मुझे यहां से इसका कोई आखिरी छोर नजर नहीं आ रहा है, यशिका ने उस अंधेरे गड्ढे के भीतर झांकते हुए कहा। मुझे एक बार जांच करने दो। प्रिया ने अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे गड्ढे के बिल्कुल बीच में फेंक दिया। जैसे ही वो कागज का टुकड़ा नीचे फेंका गया, अंदर से उठी एक बेहद शक्तिशाली खिंचाव की शक्ति ने उस कागज को पलक झपकने में ही नीचे की तरफ खींच लिया। ये तो सचमुच बहुत गंभीर स्थिति है। प्रिया ने कहा कि मामला काफी बिगड़ चुका था। इस गड्ढे के भीतर की खिंचाव शक्ति बहुत ही ज्यादा भयानक है। अगर हम सब इसमें नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। संध्या ने प्रिया को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम इस तरह जोखिम उठाकर अंदर नहीं जा सकते। हमारे लिए शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं रुककर उसके वापस आने का इंतजार करें। वो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक होगा। प्रिया इस समय कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर वे सब भी नीचे चली जाती तो वापस ऊपर आना बेहद मुश्किल हो जाता। प्रिया ने वहीं बैठकर अपने जिथर की धुन का उपयोग करने का फैसला किया। वो मंदिर के माध्यम से एक विशेष ध्वनि तरंग आर्यन की तरफ भेजने वाली थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि आर्यन उसकी इस आवाज को जरूर सुन पाएगा। अध्याय 2266 गोल्डन एप्पल की। धिक्कार है, आर्यन ने बड़बड़ाते हुए खुद को कोसा। वो भला इस जगह पर कैसे आ सकता था? ये तो पूरी तरह से असंभव था। ऐसा लगता है कि तुम किसी बहुत गहरे गड्ढे के भीतर आ गिरे हो, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को समझाया कि वो एक गर्त के अंदर पहुंच चुका था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी अभी एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूं। ऐसा लगता है कि मुझे अब वापस ऊपर जाना होगा। आर्यन ने वापस ऊपर लौटने का मन बनाया। 1 मिनट रुको। जैसे ही आर्यन ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, अवनी ने उसे तुरंत वहीं रोक दिया। पर क्यों? आर्यन ने अवनी से पूछा। वो जानना चाहता था कि अवनी ने उसे आगे बढ़ने से क्यों रोका। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जगह पर कोई बहुत ही विशेष चीज मौजूद है, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को संकेत दिया कि इस गर्त में कुछ अनोखा छिपा था। वो क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, आर्यन ने अवनी से उत्सुकता से कहा। ऐसा लग रहा था कि अवनी को किसी बहुत ही खास चीज का आभास हुआ था। मैं केवल धुंधला सा ही महसूस कर पा रही हूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद आगे बढ़कर एक बार देख लो। अवनी ने आर्यन से कहा कि वो खुद जाकर इसकी जांच करे। आर्यन ने एक पल का भी समय बर्बाद नहीं किया। वो स्थिति का जायजा लेने के लिए सीधे आगे की ओर बढ़ गया। आर्यन जैसे जैसे सामने की ओर बढ़ा, वो जगह पूरी तरह से अंधकारमयी थी और वहां से अजीब और भयानक आवाजें गूंज रही थीं। शुरुआत में वहां आसपास कोई जंगली जीव या खतरनाक चीज दिखाई नहीं दी। ये देखने में एक सामान्य गुफा जैसी ही लग रही थी और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आर्यन उस रास्ते पर और आगे बढ़ता गया, उसने पाया कि ये जगह धीरे धीरे और भी ज्यादा शांत होती जा रही थी। यहां तक कि उसे आसपास की कोई भी आवाज सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो गई थी। मास्टर, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी बहुत ज्यादा शांत जगहें कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकती हैं, अवनी ने आर्यन को सचेत किया। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। आर्यन को भी इस बात का पूरा भान था कि इस तरह की अत्यधिक शांत जगहें बेहद खतरनाक हो सकती हैं और किसी बड़े खतरे का संकेत दे सकती हैं। आर्यन पूरी तरह से सतर्क हो गया। उसने अपनी डिवाइन यिन यांग तलवार को बाहर निकाला और पूरी सावधानी से आगे की ओर बढ़ने लगा। आर्यन हर कदम पर बेहद चौकन्ना था, क्योंकि इस जगह के अंधेरे में कोई भयानक जीव या कोई बहुत शक्तिशाली ताकत घात लगाए बैठी हो सकती थी। आर्यन गुफा के और भी गहरे हिस्से में चला गया। जब वो काफी अंदर पहुंचा तो उसे वहां पानी की एक छोटी और उथली सी धारा बहती हुई दिखाई दी। आर्यन ने उस पानी में कदम रखा और उस छोटी नदी के बहाव का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत और बेहतरीन जगह पर पहुंच गया, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक अनोखा पेड़ खड़ा था। मास्टर, उस पेड़ को देखो, वही गोल्डन एप्पल की है, अवनी ने उत्साह से भरकर आर्यन को उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताया। आर्यन ने अपने सामने मौजूद उस सुनहरे सेब के पेड़ को बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस सुनहरे सेब के पेड़ से एक अद्भुत चमक निकल रही थी, जो पूरी जगह के केंद्र में था। एक पूरी तरह से परिपक्व हो चुका गोल्डन एप्पल की। मेरी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। ये बेहद दुर्लभ वस्तु मानी जाती है, जो केवल 1 लाख साल में एक ही बार उगती है। आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना देर किए तुरंत करीब जाकर उस गोल्डन एप्पल की को तोड़ने का प्रयास किया।
लेकिन जैसे ही आर्यन पेड़ के करीब जाने की कोशिश की, उस झील के पानी के भीतर से अचानक एक भयानक जीव प्रकट हुआ। उस जीव ने पलक झपकते ही आर्यन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे पूरी ताकत से भींचना शुरू कर दिया। आर्यन ने तुरंत अपनी स्थानांतरण क्षमता का उपयोग किया। वो पल भर में अपनी जगह से स्थानांतरित होकर सीधे पीछे की ओर हट गया। वो भयानक जीव, जो कि एक विशाल बाम मछली की तरह था, आर्यन को अपनी पकड़ से भागते हुए देखकर गुस्से से पागल हो गया। ये तो सचमुच बहुत करीबी मामला था। भाग्यवश आर्यन समय रहते खुद को बचाने में सफल रहा। वो उस विशाल बाम मछली के जानलेवा डंक से सुरक्षित बाहर आ गया था। उस विशाल बाम मछली ने तुरंत आर्यन का पीछा शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उस जीव को उसकी सीमा के भीतर घुसना बिल्कुल भी रास नहीं आया था। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लो, मेरा ये मुक्का संभालो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस बाम मछली के मुंह पर एक करारा मुक्का जड़ दिया। उसने उस जीव को इतनी जोर से मारा कि वो सीधा वापस पानी के भीतर गिर गया। एक भयानक चीख के साथ वो बाम मछली वापस पानी की गहराइयों में समा गई। आर्यन द्वारा चलाए गए उस जोरदार प्रहार ने उसके सिर को पूरी तरह से चोटिल कर दिया था। आर्यन से वो करारा मुक्का खाने के बाद उस बाम मछली में दोबारा बाहर आने की हिम्मत नहीं बची। ऐसा लगता है कि अब उसमें दोबारा सामने आने का साहस नहीं बचा है। आर्यन ने पानी में चारों तरफ देखा, पर उसे उस जीव का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से डर चुकी थी। तुमने उसे वाकई बहुत बुरी तरह से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि अब वो दोबारा तुम्हारे सामने आने की जुर्रत नहीं करेगी, अवनी ने आर्यन से कहा। लेकिन मैं यहाँ किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकता। इस जगह के जीव बहुत ही अजीब हैं और मेरा सामना इनसे पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इस पूरे पानी को सुखा दूं और उस जीव को पूरी तरह से खत्म कर दूं। आर्यन ने अपनी प्रचुर दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया और उस पूरी झील को पूरी तरह से सोखना शुरू कर दिया। उसकी असीम दिव्य ऊर्जा के बल पर आर्यन ने बेहद कम समय में उस पूरी झील को पूरी तरह से सुखाकर रख दिया। वो झील बहुत तेजी से सूख गई। जैसे ही पानी पूरी तरह से गायब हुआ, नीचे की जमीन पर अनगिनत साधकों की हड्डियां और कंकाल चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी बहुत से लोग आए थे और वे सभी इस भयानक जीव का शिकार बन गए थे। उन बिखरी हुई हड्डियों की स्थिति को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे लोग शायद दसियों हजार या सैकड़ों हजार साल पहले यहाँ आए थे। ऐसा लग रहा था कि एक लंबे समय से इस सुनसान जगह पर कोई दूसरा इंसान नहीं आया था। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि वो बाम मछली आर्यन को देखते ही उसे अपना निवाला बनाने के लिए इतनी उतावली हो गई थी। खैर, अब वो जीव कहाँ छिपा बैठा है? आर्यन ने उस जीव के ठिकाने की तलाश शुरू की जिसने पहले उस पर हमला करने की कोशिश की थी। आर्यन को जल्द ही पता चल गया कि वो जीव जमीन के काफी नीचे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस जगह से बचकर भागने के कई गुप्त रास्ते मौजूद थे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो बाम मछली यहां से बचकर भागने में सफल रही। हालांकि आर्यन ने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधे आगे बढ़ा और पेड़ से उस गोल्डन एप्पल की को अपने हाथों में ले लिया। ये वाकई बहुत ही बेहतरीन चीज है। आर्यन ने खुद से कहा कि उसे एक बेहद मूल्यवान वस्तु मिल चुकी है। अगर वो इसका सेवन करता है तो ये उसकी साधना के स्तर को बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी। तुम्हारे लिए यही सबसे बेहतर होगा कि तुम इसका उपयोग जितनी जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि अगर तुमने इसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया तो ये अपनी शुद्धता को पूरी तरह से खो देगा। अवनी ने आर्यन को तुरंत उसका उपयोग करने की सलाह दी। मैं समझ गया, आर्यन समझ गया। वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा अवनी ने उसे करने को कहा था। जब तक मैं अपनी साधना में लीन रहूं, कृपया तुम मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना। आर्यन ने अवनी से अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं ऐसा जरूर करूंगी। अवनी समझ गई। वो पूरी मुस्तैदी से आर्यन की रक्षा करेगी और उसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगी। आर्यन ने गोल्डन एप्पल की का सेवन किया और अपनी आंखें बंद करके उसकी असीम ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से आत्मसात करना शुरू कर दिया। वो शुद्ध ऊर्जा और प्रचुर दिव्य शक्ति आर्यन के पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। इस एहसास ने आर्यन को बहुत ही ज्यादा सहज और आनंदित महसूस कराया। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और उस दिव्य ऊर्जा को अपनी साधना में पूरी तरह से ढालने लगा। अवनी पूरी सतर्कता से बाहर पहरा दे रही थी। वो इस बात को सुनिश्चित कर रही थी कि वो भागा हुआ जीव वापस लौटकर न आ पाए, क्योंकि अगर वो जीव इस समय वापस आता और साधना में लीन आर्यन पर हमला करता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। आर्यन को इस शुद्ध दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित करने में थोड़ा समय लगने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समय के लिए इसी गर्त के भीतर रहने वाला था। गुफा के ऊपर प्रिया और बाकी सभी लोग बेहद धैर्य के साथ आर्यन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आर्यन नीचे सुरक्षित है या नहीं। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। रीना आर्यन की स्थिति को लेकर बेहद परेशान थी। वो किसी भी तरह ये जानना चाहती थी कि आर्यन ठीक है या नहीं। मैं भी उसके लिए उतनी ही चिंतित हूं, लेकिन इस समय हमारी स्थिति ऐसी है कि हम नीचे जाकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, प्रिया ने बेहद निराश और असहाय स्वर में कहा। हा, हो सकता है कि वो अब तक मर चुका हो।
उनके पास ही कैद ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने प्रिया और बाकी सभी की तरफ देखते हुए ताना मारा। जैसे ही ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने ये अपशब्द कहे, उसे तुरंत प्रिया और बाकी सभी महिलाओं की बेहद तीखी और क्रोधित नजरों का सामना करना पड़ा। वे सभी ब्लैक डायमंड ड्रैगन की इस घटिया बात से बेहद नाराज थीं। उस घमंडी ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इन मामूली इंसानों के हाथों इस तरह बेबस होना पड़ेगा और उनकी बातें सहनी पड़ेंगी। अध्याय 2267। आर्यन प्रिया और बाकी सबको बचाने आया। ये ड्रैगन काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्यों ना हम इसे सीधे जान से मार डालें। शिमानी ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन को खत्म करने का सुझाव दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये मूर्ख ड्रैगन सचमुच बहुत चिढ़ाने वाला है। संध्या ने शिवानी के सुझाव का पूरा समर्थन किया। उसे भी ये बेवकूफ ड्रैगन जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं भी बिल्कुल यही करना चाहती हूं, प्रिया ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि वो भी इसे जिंदा छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन सभी ने मिलकर एक राय बना ली थी और वे सब उस ब्लैक डायमंड ड्रैगन का वध करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। नहीं, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने डरते हुए कहा कि वे उसे इस तरह नहीं मार सकती। हमारे पास ऐसा करने की पूरी शक्ति और अधिकार मौजूद है। प्रिया और बाकी सभी ने दृढ़ता से कहा कि वे उसे खत्म करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तुम सब की सब बहुत बड़ी अपराधी हो, ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने बेबसी में प्रिया और बाकी महिलाओं पर आरोप लगाते हुए कहा। हम अपराधी नहीं हैं, इसके विपरीत अपराधी तो तुम हो जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। प्रिया ने कहा कि ब्लैक डायमंड ड्रैगन के पाप अक्षम्य थे। ब्लैक डायमंड ड्रैगन प्रिया और बाकी सबसे बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसके जैसा एक अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार जीव भला इन मामूली इंसानों के हाथों इस तरह कैसे प्रताड़ित हो सकता था। ये ब्लैक डायमंड ड्रैगन के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात था और उसे ये स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे किसी भी तरह अपनी शक्ति को वापस इकट्ठा करना होगा और इन पर पलटवार करना होगा। ब्लैक डायमंड ड्रैगन मन ही मन ऊर्जा संचित करने और वापस लड़ने की योजना बनाने लगा। प्रिया और बाकी सभी लोग वहीं रुककर आर्यन का इंतजार करने लगीं। चूंकि ब्लैक डायमंड ड्रैगन उनकी कैद में यहीं मौजूद था, इसलिए आसपास के अन्य जंगली जीव उन पर हमला नहीं कर रहे थे। इस जगह के सारे जंगली जीव ब्लैक डायमंड ड्रैगन की खूंखार ताकत से थर-थर कांपते थे। किसी भी जीव में स्थान के करीब आने की हिम्मत नहीं थी और वे सभी ब्लैक डायमंड ड्रैगन की मौजूदगी वाले इस पूरे इलाके से दूर रहना ही चुनते थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्रिया और बाकी सभी लोग ये देखकर पूरी तरह चौंक गए कि अचानक उनके नीचे से एक भयानक आकृति उभरी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जीव इस तरह अचानक उनके ठीक सामने प्रकट हो जाएगा। एक और भयानक जीव, ऐश्वर्या ने असहाय होकर कहा। एक के बाद एक मुसीबतें उनका रास्ता रोक रही थीं और अब एक और परेशान करने वाला जीव सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार होना होगा। इस बार का हमारा विरोधी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और चालाक हो सकता है। प्रिया ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि वे पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि दुश्मन बेहद फिसलन भरा था और उस पर सीधा प्रहार करना आसान नहीं था। ये वही विशाल बाम मछली थी जिससे आर्यन ने कुछ समय पहले नीचे गर्त में लड़ाई लड़ी थी। वो पानी के रास्ते सतह पर आ चुकी थी और उसने प्रिया तथा आर्यन की बाकी महिलाओं पर हमला करने का फैसला किया था। प्रिया और बाकी सभी लोग तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गए। वे सब उस विशाल बाम मछली से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ीं। उस विशाल जीव और प्रिया के समूह के बीच एक और भीषण युद्ध छिड़ गया। नीचे गर्त में आर्यन अभी भी गोल्डन एप्पल की असीम ऊर्जा को अपनी साधना में ढालने में लीन था। समय बीतने के साथ साथ उसकी दिव्य ऊर्जा और भी ज्यादा तीव्र और घनी होती जा रही थी। गोल्डन एप्पल के भीतर दिव्य ऊर्जा की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का एक अद्भुत प्रभाव छिपा हुआ था। ये आर्यन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला था, क्योंकि अब वो अपनी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहीं अधिक ऊर्जा का संचार कर सकता था। आर्यन हमेशा के लिए केवल अपनी जल नलिकाओं के भरोसे नहीं रह सकता था। उसे अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य मजबूत विकल्पों की तलाश करनी ही थी। कई घंटों के कड़े अभ्यास और ध्यान के बाद आखिरकार आर्यन उस गोल्डन एप्पल की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह समाहित करने में सफल हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन है, मुझे ये एहसास बेहद पसंद आ रहा है, आर्यन ने खुद से कहा। वो उस दिव्य फल की शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर चुका था। तुम सफल रहे, अवनी ने आर्यन को बधाई देते हुए कहा कि उसने इस कठिन साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अवनी, क्या हमारे लिए इस गोल्डन एप्पल के पूरे पेड़ को अपने साथ ले जाना संभव है? आर्यन ने अवनी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है, अवनी ने कहा कि यह पूरी तरह मुमकिन है और ऐसा करने से वे भविष्य में इस दिव्य फल को और भी तेजी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो फिर इसे तुरंत हमारे आंतरिक स्थान में सुरक्षित रख लो। आर्यन ने अवनी को उस कीमती गोल्डन एप्पल के पूरे पेड़ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। मैं समझ गई,
अवनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आर्यन ने कहा था। उसने उस कीमती गोल्डन एप्पल की के पूरे पेड़ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब मैं जरा चारों तरफ नजर मारकर देखता हूं कि क्या इस सुनसान जगह पर कोई और अच्छी वस्तु छिपी है। आर्यन ने आसपास किसी अन्य खजाने की तलाश करने का मन बनाया। मैं समझ गई, अवनी समझ गई। वो भी इस जगह पर छिपी बेहतरीन चीजों को ढूंढने में आर्यन की पूरी मदद करेगी। आर्यन ने उस सूखी झील और गुफा के कोनों की जांच शुरू की। वो किसी भी प्राचीन खजाने या मूल्यवान वस्तु को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। जो लोग अतीत में यहां आए थे, निश्चित रूप से वे अपने साथ कुछ न कुछ मूल्यवान वस्तुएं लेकर आए होंगे, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि यहां कुछ काम की चीजें मिल जाएं। आर्यन को ढूंढने पर कुछ स्पेस रिंग्स दिखाई दीं। उसने उन्हें उठाकर बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उनके भीतर केवल कुछ बेकार हो चुकी पुरानी वस्तुएं ही बची थीं। ये सब पूरी तरह बेकार हैं। आर्यन ने निराशा में अवनी से कहा कि यहां कुछ भी काम का नहीं था। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। अगर वे लोग इस सामान्य से जीव के हाथों मारे गए थे, तो ये साफ था कि उनके पास कोई बहुत उच्च स्तर की क्षमता नहीं रही होगी, इसलिए तुम्हें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थीं। अवनी ने आर्यन को समझाया। चलो अब हमें वापस ऊपर चलना चाहिए। सब लोग निश्चित रूप से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आर्यन ने ऊपर लौटने का फैसला किया, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। आर्यन अपनी खूबसूरत पत्नियों को और ज्यादा देर के लिए चिंतित नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसका तुरंत वापस जाना और उनसे मिलना बेहद जरूरी था। आर्यन ने ऊपर जाने का रास्ता तलाश किया और अपनी असीम शक्ति के बल पर उसने बेहद आसानी से ऊपर जाने का मार्ग खोज लिया। अब ऊपर चढ़ने का समय आ चुका है। मुझे एक बेहद मूल्यवान वस्तु मिल गई है। आर्यन इस यात्रा से पूरी तरह संतुष्ट था। गोल्डन एप्पल की के रूप में उसे एक शानदार फसल हाथ लगी थी। आर्यन तेजी से सतह की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचा, उसे ऊपर से किसी भीषण लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं। क्या इन लोगों का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वे अभी भी लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें तो उस जीव को बहुत पहले ही हरा देना चाहिए था जिसने आर्यन को नीचे धकेला था। आर्यन को याद आया कि उसने साधना के दौरान धुंधली सी प्रिया के जिथर की आवाज सुनी थी, जिससे साफ था कि प्रिया और बाकी सब सुरक्षित थे। तो फिर भला ऐसी क्या बात थी कि वे अभी भी एक बहुत ही भयंकर युद्ध में उलझी हुई थीं? मुझे बिना देर किए तुरंत जाकर देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आर्यन अपनी पत्नियों को इस तरह अकेले लड़ते हुए नहीं छोड़ सकता था। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा। आर्यन अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ सीधे प्रिया के युद्ध स्थल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर आर्यन ने देखा कि प्रिया और बाकी सबका मुकाबला उसी विशाल बाम मछली से हो रहा था जिससे आर्यन ने नीचे गुफा में लड़ाई लड़ी थी। तो ये भयानक जीव नीचे से बचकर ऊपर आ गया और मेरी पत्नियों को परेशान करने की जुजरत की। मैं इसे इसकी सजा जरूर दूंगा। इस जीव ने आर्यन की पत्नियों के काम में बाधा डालकर बहुत बड़ी भूल की थी। मैं इस बाम मछली का काम अभी तमाम करता हूं। आर्यन एक जोरदार छलांग लगाकर आगे बढ़ा। वो सीधे उस विशाल जीव की ओर लपका और अपनी डिवाइन यिन यांग तलवार को हवा में लहराया। तलवार के जोरदार प्रहार हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। आर्यन ने अपनी डिवाइन यिन यांग तलवार से उस विशाल बाम मछली पर एक घातक वार किया। एक दर्दनाक चीख के साथ वो जीव पीछे हटा। आर्यन के उस अचूक प्रहार ने उसके शरीर के एक बड़े हिस्से को बुरी तरह काट दिया था। पति, प्रिया और बाकी सभी महिलाएं आर्यन को सही सलामत अपने सामने देखकर खुशी से झूम उठीं। वे सभी इस बात से बेहद राहत महसूस कर रही थीं कि आर्यन सुरक्षित था और उनकी मदद के लिए सही समय पर वापस आ गया था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं तुम सबसे माफी चाहता हूं। मैं नीचे इस अजीब जीव के चक्रव्यूह में उलझ गया था और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बचकर ऊपर आ जाएगा। आर्यन ने प्रिया और बाकी सबसे कहा। कोई बात नहीं, हम सब पूरी तरह से ठीक हैं। रीना और बाकी महिलाओं ने आर्यन को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत अच्छे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जैसे इस बदसूरत और भयानक जीव को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया जाए। आर्यन ने अपने सामने मौजूद उस विशाल बाम मछली की तरफ घूरते हुए कहा। उस भयानक जीव ने जैसे ही आर्यन को देखा, उसकी आंखों में पुराना डर वापस लौट आया। वो अच्छी तरह पहचान गया था कि ये वही इंसान है जिसने नीचे उसे बुरी तरह घायल किया था। आर्यन को एक बार फिर से अपने सामने पाकर उस विशाल बाम मछली में लड़ने का सारा हौसला खत्म हो गया। उसने तुरंत वहां से दुम दबाकर भागने का फैसला किया और पीछे की ओर लपकी। तुम भला मुझसे बचकर कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन ने उस भागते हुए जीव से कहा। वो उसे दोबारा बच निकलने का कोई मौका नहीं देने वाला था। गॉड मास्टर शैडो तलवार शक्ति का आवाहन करते हुए आर्यन ने अपनी तलवार की असीम छायाओं को सक्रिय कर दिया। उसने अपने भागते हुए जीव को रोकने के लिए अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल किया।
हवा में तलवार के सैकड़ों प्रहार एक साथ गूंज उठे और वे सीधे उस विशाल बाम मछली के शरीर पर जाकर लगे। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ वो भयानक जीव आर्यन के उस विनाशकारी हमले के प्रभाव से पल भर में पूरी तरह नष्ट हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन हुआ। इस भयानक मुसीबत का हमेशा के लिए अंत हो गया। आर्यन ने उस भयानक जीव को पूरी तरह परास्त कर दिया था और अब चारों तरफ सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित और शांत था। अध्याय 2268 रेत के नीचे छिपे दानव। क्या तुम ठीक हो? प्रिया, कविता, रीना और बाकी सभी तुरंत आर्यन के पास आईं। वे सभी ये जानना चाहती थीं कि आर्यन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आर्यन ने उन सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है। क्या ये एक ड्रैगन है? आर्यन ने उस विशाल ब्लैक डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ये एक ड्रैगन है और ये ड्रैगन बेहद खतरनाक है, प्रिया ने आर्यन को उसके बारे में बताया। ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम सबने मिलकर इस जीव को पकड़ लिया, आर्यन ने प्रिया और बाकी सभी की तारीफ की। वे सचमुच काफी सक्षम थीं क्योंकि उन्होंने इतने शक्तिशाली ब्लैक डायमंड ड्रैगन को अपने काबू में कर लिया था। हमने एक साथ मिलकर काम किया, इसलिए हम इसे पकड़ने में सफल रहे। प्रिया ने आर्यन को बताया कि उन सभी के संयुक्त प्रयासों के कारण ही ये ड्रैगन पकड़ा गया था। तुम सब सचमुच बहुत अद्भुत हो, आर्यन ने फिर से प्रिया और बाकी सब की सराहना की। उन्होंने जो किया वो वास्तव में एक बहुत बड़ा और सराहनीय काम था। तो अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि इसे बाजार में काफी अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, आर्यन ने प्रिया और बाकी सब की तरफ देखते हुए मजाक में कहा। तुम नीच इंसानों, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। ब्लैक डायमंड ड्रैगन आर्यन की ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा। वो आर्यन के इन शब्दों को सुनकर बेहद असहज और क्रोधित महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा, आर्यन ने सीधे ब्लैक डायमंड ड्रैगन को चेतावनी देते हुए कहा। घुर्र! ब्लैक डायमंड ड्रैगन आर्यन की तरफ देखकर गुस्से में घुर्राने लगा। वो आर्यन के इस रवैये से बेहद चिढ़ा हुआ था। पति, बेहतर होगा कि हम इस मजाक को यहीं रोक दें और इसे वापस उसी जगह भेज दें जहां से ये बाहर आया है, प्रिया ने आर्यन को सुझाव दिया। ठीक है, चलो इसे वापस छोड़ाते हैं, इसे अपनी मूल जगह पर ही रहना चाहिए। आर्यन प्रिया की बात से पूरी तरह सहमत हो गया। वे इस भयानक जीव को इसी जगह वापस कैद करना होगा। वे इस ब्लैक डायमंड ड्रैगन को बाहर गॉड रेल्म में खुला घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। आर्यन ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन के भारी शरीर को घसीटना शुरू किया। वो उसे वापस उस मजबूत बाधा के भीतर ले जाने लगा। प्रिया और बाकी सभी महिलाएं भी आर्यन के पीछे पीछे चलने लगीं। वे सब उसके साथ भीतर प्रवेश कर गईं। जब हर कोई अंदर पहुंच गया तो आर्यन ने अपनी खुद की विशेष शक्ति का उपयोग करके वहां एक और नई बाधा का निर्माण कर दिया। उसने अपने आयाम कौशल का इस्तेमाल करके उस जगह को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया। तो इस जगह के भीतर केवल यही कुछ कठोर सामग्रियां और धातुएं मौजूद हैं। आर्यन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए देखा कि वहां आसपास केवल कुछ सख्त पत्थर और धातुएं ही बिखरी पड़ी थीं। इस जगह पर कुछ भी विशेष या मूल्यवान नहीं है, प्रिया ने आर्यन से कहा कि यहाँ ढूंढने लायक कुछ नहीं था। ये वही जगह है जहां मैं एक लंबे समय से रह रहा हूं। इस सुनसान जगह पर कोई भी अच्छी चीज मौजूद नहीं है, ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने आर्यन से कहा कि ये केवल उसका निवास स्थान था। तो फिर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता कहां पर है? आर्यन ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन से मुख्य मार्ग के बारे में पूछा। तुम्हें यहां से बस बिल्कुल सीधा आगे जाना होगा, फिर वहां से थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ने के बाद तुम्हें बाहर निकलने का मुख्य द्वार मिल जाएगा और तुम सब सीधे रेगिस्तान वाले हिस्से में पहुंच जाओगे। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने आर्यन को यहां से बाहर निकलने का सही रास्ता बता दिया। ठीक है, तो फिर चलो अब यहां से निकलते हैं, आर्यन ने सभी से कहा। उसने सबको बिना देर किए इस जगह से बाहर चलने का इशारा किया। उस रेगिस्तानी इलाके में कई ऐसे शक्तिशाली दानव मौजूद हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तुम सब वहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने आर्यन और बाकी सबको डराने का प्रयास किया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनमें से किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की जरूरत की तो मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा कि जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि आर्यन को किसी भी प्रकार की चेतावनी देना पूरी तरह से बेकार था। वैसे इस पूरे मार्ग के बिल्कुल आखिरी छोर पर क्या चीज मौजूद है? आर्यन ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन से आगे के अंतिम रहस्य के बारे में पूछा। जब तुम सब बिल्कुल आखिरी बिंदु पर पहुंचोगे तो तुम्हारा सामना एक बहुत ही दिव्य स्थान से होगा जिसे देवी का बगीचा कहा जाता है, ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने आर्यन को महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या ऐसा है? अब तो मेरी दिलचस्पी इस जगह के भीतर जाने में और भी ज्यादा बढ़ गई है, आर्यन ने उत्साह के साथ कहा कि अब वो वहां जाने के लिए बेहद उत्सुक है। आज तक कोई भी साधक उस पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने इस सपने को यहीं गहराई में दफन कर दो। ब्लैक डायमंड ड्रैगन ने आर्यन के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। ही, इसके बारे में हम आगे चलकर देख लेंगे। आर्यन को खुद पर पूरा भरोसा था, उसे यकीन था कि वो उस दिव्य स्थान तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, सभी ने एक सुर में सहमति जताई। वे सब अब उस रेगिस्तानी हिस्से की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। ब्लैक डायमंड ड्रैगन वापस अपनी जगह पर लेटकर सोने चला गया। इस समय वो उनके खिलाफ कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने
उन्होंने पहले की तरह चुपचाप सो जाना ही बेहतर समझा। आर्यन ने ब्लैक डायमंड ड्रैगन के बताए रास्ते का पूरी तरह अनुसरण किया। वे सब आखिरकार एक बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने उसे पार किया, वे एक अत्यंत विशाल और अनंत फैले हुए रेगिस्तानी इलाके में आ गए। ऐसा लगता है कि हमने उस घने जंगल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और इस यात्रा के दूसरे हिस्से में कदम रख दिया है। हमने ये काम काफी तेजी से पूरा कर लिया। आर्यन ने सभी को नए पड़ाव की जानकारी दी। तो फिर अब हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम इसके तीसरे हिस्से तक भी जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलो आगे चलते हैं, सानवी ने आर्यन से कहा। लेकिन हमें रास्ते में कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं दिया। क्या बाकी लोग अभी तक इस जगह पर पहुंचे हैं या नहीं? आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि जो लोग उनसे पहले आए थे वे कहाँ थे। इस बात की पूरी संभावना है कि काफी लोग यहाँ पहले ही आ चुके हैं। जरा उस तरफ देखो, वहां एक तंबू के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। कविता ने एक तंबू की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे देखकर लग रहा था कि उसका उपयोग अभी कुछ ही समय पहले किया गया था। तो फिर वे लोग इस समय कहाँ चले गए? आर्यन को अपने आसपास किसी भी इंसान की मौजूदगी का कोई आभास नहीं हो रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी इस पूरे इलाके में किसी भी जीवित आत्मा की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। प्रिया ने भी चारों तरफ अपनी चेतना फैलाते हुए कहा। चलो हम थोड़ा और करीब जाकर इसकी जांच करते हैं। आर्यन, प्रिया और बाकी सभी को अपने साथ लेकर उस तंबू के पास गया। वे शायद ये पता लगा सकते थे कि वे लोग कहाँ गए थे। आर्यन अपनी टोली के साथ जैसे ही उस तंबू के बिल्कुल करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां आग के कोयले अभी भी थोड़े गर्म थे, जिससे साफ जाहिर था कि वे लोग कुछ ही समय पहले इस जगह को छोड़कर आगे बढ़े थे। सब लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाओ, मुझे किसी अजीब चीज का एहसास हो रहा है। आर्यन ने अचानक सभी को सावधान रहने का निर्देश दिया। उसकी इंद्रियों ने किसी खतरे को भांप लिया था। सभी महिलाएं समझ गईं। वे सब तुरंत चौकन्नी हो गईं और अपने आसपास के सुरक्षा घेरे की जांच करने लगीं। आर्यन ने जमीन के भीतर छिपी हलचल का पता लगाने के लिए अपनी पृथ्वी शक्ति का उपयोग किया। भूमि की तरंगों के माध्यम से उसे रेत के काफी नीचे एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। जमीन के बहुत नीचे कोई अजीब सी हलचल हो रही है। आखिर ये क्या चीज हो सकती है? आर्यन इसके बारे में गहराई से जानना चाहता था। इस बात की पूरी संभावना है कि ये कोई बहुत बड़ा रेगिस्तानी कीड़ा या कोई घातक परजीवी हो सकता है। अवनी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपना विचार रखा। नहीं, ये कोई सामान्य कीड़ा नहीं है। इसका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल है। आर्यन ने कहा कि वो जीव असाधारण रूप से बड़ा था। उसका विस्तार कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था और वो ड्रैगन और बाम मछली से भी कहीं ज्यादा विशाल था। वो रहस्यमयी चीज रेत के नीचे बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और वो इस समय आर्यन के खड़े होने वाले स्थान से लगभग 5 मील की गहराई पर थी। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे यहीं रोकना होगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से इस रेगिस्तान का कोई बहुत ही खूंखार दानव था जो नीचे छिपा बैठा था। तुम खुद आगे बढ़कर पहले उस पर हमला क्यों नहीं कर देते? अवनी ने आर्यन को पहले प्रहार करने की सलाह दी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ऐसा करके जरूर देखना चाहिए। आर्यन ने नीचे छिपे खतरे को वहीं खत्म करने का मन बनाया। उसने जमीन की शक्ति को केंद्रित किया ताकि वो नीचे मौजूद उस विशाल जीव को वहीं कुचलकर नष्ट कर सके। आर्यन मिल अपनी पृथ्वी तत्व की ऊर्जा का आवाहन किया और सीधे रेत के नीचे भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वो चीज वहीं पिसकर नष्ट हो जाए। एक के बाद एक तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। रेगिस्तान की जमीन पर एक हल्का सा भूकंप महसूस होने लगा। प्रिया और बाकी सभी महिलाएं इस झटके को साफ तौर पर महसूस कर सकती थीं। ये अचानक क्या हो रहा है? रीना ये जानने के लिए व्याकुल थी कि जमीन इतनी जोर से क्यों हिल रही थी। उसे एक बहुत ही शक्तिशाली कंपन का एहसास हुआ था। तुम सब बिल्कुल शांत रहो और अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रहो, आर्यन ने सभी को घबराने से मना किया। जमीन के नीचे छिपे उस विशाल जीव ने आर्यन के दबाव के खिलाफ पलटकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। वो आर्यन की पृथ्वी शक्ति को टक्कर देने का प्रयास कर रहा था। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुम्हें इसका कोई मौका नहीं दूंगा। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा दिया और नीचे की जमीन पर दबाव को दोगुना कर दिया। नीचे की पूरी जमीन तेजी से सिकुड़ने लगी और उसने उस विशाल जीव को हर तरफ से जकड़कर पूरी ताकत से भींच लिया। एक भीषण धमाके के साथ आखिरकार आर्यन जमीन के नीचे छिपे उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से विखंडित करने में सफल रहा। आर्यन की इस असीम शक्ति के सामने उसे पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था। तभी चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और डरावनी दहाड़ गूंज उठी। जैसे ही आर्यन ने नीचे के उस मुख्य जीव को नष्ट किया, रेत के भीतर से अनगिनत विशाल केंचुए, खूंखार बिच्छू और कई जहरीले सांप बहुत ही तीव्र गति से आर्यन और उसकी टोली की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अध्याय 2269। रेतीला तूफान आ रहा है। वे सब आ रहे हैं। आर्यन ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि भयानक दानव उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे भला कहाँ से आ रहे हैं? मुझे तो वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यशिका को आसपास कोई भी जीव नजर नहीं आ रहा था और ना ही वो दुश्मन की गंध को सूंघ पा रही थी। यहां से आर्यन ने पूरी ताकत से अपना पैर जमीन पर पटका। जैसे ही उसने ऐसा किया, रेत के नीचे छिपे कई खूंखार दानव जमीन फाड़कर बाहर निकल आए और सीधे हवा में उछल गए। सभी महिलाओं ने उन भयानक जीवों को देखा जिन्हें आर्यन ने अभी अभी जमीन से बाहर निकाला था। वे आखिरकार उन दानवों के रूप को देख पाईं जो नीचे घात लगाए बैठे थे। इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है।
आर्यन ने बताया कि उन्हें बहुत सारे दानवों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि वे सभी रेत के नीचे छिपकर बैठे थे और यहां से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को अपना निवाला बनाने की फिराक में थे। अगर वे जरा भी असावधान रहते और कोई गलत कदम उठा लेते तो ये पूरी तरह तय था कि वे सब इन जीवों द्वारा जिंदा चबा लिए जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी कीमत पर अपनी सतर्कता को कम नहीं होने देना चाहिए। इस भयानक नज़ारे को देखने के बाद किसी भी महिला के लिए अपनी चौकसी ढीली करना नामुमकिन था। चलो इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। आर्यन ने कहा कि अगर वे इन दानवों को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें इस पूरे रास्ते को तब तक साफ करना होगा जब तक कि उनकी आगे की राह पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाए। सभी महिलाएं उसकी बात समझ गईं। उन्होंने आर्यन द्वारा बाहर निकाले गए उन दानवों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और उन पर टूट पड़ीं। वे सभी दानव वापस रेत के नीचे भाग जाना चाहते थे, लेकिन ये बेहद बुरा हुआ कि उनका वापस जाने का रास्ता आर्यन ने अपनी पृथ्वी शक्ति से पूरी तरह बंद कर दिया था। इस वजह से वे चाहकर भी जमीन के भीतर नहीं समा पा रहे थे। आर्यन ने बाकी बचे दानवों को संभालने का काम प्रिया और दूसरों पर छोड़ दिया, जबकि वो खुद जमीन के और भी गहरे हिस्सों में छिपे कुछ मुख्य दानवों का शिकार करने के लिए नीचे की ओर केंद्रित हो गया। लगभग 10 मिनट के बाद उन सभी ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। वे सब मिलकर अपने आसपास मौजूद उन सभी भयानक दानवों को पूरी तरह से नष्ट करने और जान से मारने में सफल रहीं। चलो अब इस जगह के आसपास थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। यहाँ का सारा खतरा अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। आर्यन ने प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन ने उन सभी को कुछ समय के लिए इसी स्थान पर रुककर आराम करने की सलाह दी। प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या तुरंत एक सुरक्षित घेरे में बैठ गईं। वे सभी अपनी ऊर्जा और शक्ति को वापस पाने का प्रयास करने लगीं। आर्यन इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित कर रहा था कि पहले वाले दानव वापस लौटकर ना आए। उसे हर हाल में ये देखना था कि वे बदसूरत जीव प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न कर सकें। ये जगह पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। अगर हम यहाँ अपनी सतर्कता को जरा सा भी कम होने देंगे तो ये दानव हमें नीचे से ही सीधा निगल जाएंगे। अवनी ने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, ऐसा महसूस होता है कि इस भयानक जगह पर पहले भी बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आर्यन को रेत के भीतर से कई पूर्व साधकों की बची खुची ऊर्जा का एहसास हो रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अवनी ने आर्यन के इस विचार का पूरी तरह समर्थन किया। वैसे क्या तुम्हें उन लोगों की कोई परवाह है? अवनी ने आर्यन की मानसिकता को जानने के लिए पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे उन अनजान लोगों की कोई खास परवाह नहीं है। हम सभी यहाँ इस दुर्गम मार्ग को पार करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भला मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? उन्हें अपना रास्ता खुद तलाशने देना चाहिए, आर्यन ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आर्यन उन अजनबी लोगों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वे लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और उन्हें इसके खतरों का पूरा ज्ञान था, तो फिर हर किसी की चिंता क्यों की जाए? आर्यन के लिए इस समय सबसे बड़ा और मुख्य काम प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या को पूरी तरह सुरक्षित रखना था। कई घंटे बीत चुके थे और प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या ने अपनी खोई हुई शक्ति को पूरी तरह से वापस पा लिया था। चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। प्रिया और सान्वी ने आर्यन को अपनी यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। हाँ चलो चलते हैं। आर्यन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वो प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या के साथ एक बार फिर से आगे की राह पर चल पड़ा। इस बार आर्यन सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो रेत के नीचे छिपे दुश्मनों की हल्की सी हलचल को भी आसानी से पकड़ सकता था। इसलिए वो इस जगह पर हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की पूरी गारंटी ले रहा था। आर्यन रास्ते में आने वाले हर एक दानव को बेहद आसानी से ढूंढकर वहीं ढेर कर देता था। उसकी इस असीम ताकत को देखकर आसपास के सभी दानव बुरी तरह डर गए थे और किसी में भी आर्यन के करीब आने की हिम्मत नहीं बची थी। उनकी आगे की यात्रा काफी शांति से कट रही थी, लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और एक बहुत ही भयानक तूफान उनकी ओर बढ़ने लगा। एक बहुत ही भयानक रेतीला तूफान हमारी तरफ आ रहा है। प्रिया ने आसमान की तरफ देखते हुए आर्यन को सचेत किया। तुम सब चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके इस तूफान को यहीं से खदेड़ दूंगा। आर्यन ने घोषणा की कि वो अपनी खुद की ऊर्जा से इस तूफान का रास्ता बदल देगा।
आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने उस भीषण तूफान को पीछे धकेलने के लिए अपने वायु तत्व का इस्तेमाल किया। एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका तब हुआ जब आर्यन द्वारा पैदा की गई शक्तिशाली हवा सीधे उस प्रचंड रेतीले तूफान से जाकर टकराई। प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या ने बड़े विस्मय के साथ आर्यन की तरफ देखा। वे सभी अपनी आंखों से आर्यन की उस असीम क्षमता को देख सकती थीं। आर्यन के पास जो शक्ति थी वो असाधारण रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। वे कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि आर्यन इस स्तर की ताकत का मालिक था। आर्यन ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते हुए आखिरकार उस भयानक तूफान का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और उसे दूर खदेड़ दिया। हुफ, आर्यन को इस काम में अपनी काफी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि इतने बड़े रेतीले तूफान को वापस मोड़ना कोई आसान काम नहीं था। चलो, मैंने इसे यहां से हटा दिया है, अब यहां से आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। आर्यन ने तूफान को दूर करने के बाद राहत की सांस लेते हुए कहा। वे सब एक बार फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी तय की, आसमान में पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल और डरावना तूफान दोबारा प्रकट हो गया। ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या इस मुसीबत का कभी कोई अंत नहीं होगा? आर्यन ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का आह्वान किया ताकि वो इस नए तूफान को भी पीछे धकेल सके। लेकिन जब आर्यन ने उस तूफान को हटाने की कोशिश की तो उसने पाया कि जैसे ही एक तूफान खत्म होता, उसकी जगह तुरंत एक नया तूफान ले लेता था। ऐसा लग रहा था कि इस चक्र का कोई अंत नहीं था। पति, ऐसा लगता है कि हमें कुछ समय के लिए इसी जगह पर रुक जाना चाहिए। अगर तुम लगातार इस तरह लड़ते रहोगे तो तुम्हारी सारी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सान्वी ने स्थिति को समझते हुए आर्यन को एक बहुत ही समझदारी भरा सुझाव दिया। लगता है कि हमारे पास इस समय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। चलो, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आर्यन को भी समझ आ गया था कि जिद करने का कोई फायदा नहीं है। उसने वहीं कर एक मजबूत तंबू लगाने और समय बिताने का फैसला किया। वो तूफान बहुत ही ज्यादा तीव्र होने वाला था, इसलिए आर्यन ने अपनी उंगलियों के इशारे से जमीन से एक बेहद मजबूत और ठोस मिट्टी जैसी बाधा खड़ी कर दी, जो उस बाहरी तूफान को पूरी तरह से रोकने में सक्षम थी। इसके साथ ही आर्यन ये भी नहीं भूला कि उसे नीचे से सुरक्षा चाहिए थी। उसने एक शक्तिशाली सुरक्षा व्यूह का निर्माण किया ताकि कोई भी दानव नीचे से रेत के नीचे उन पर अचानक हमला न कर सके। तुमने सचमुच बहुत ही शानदार और खूबसूरत घर बना दिया है। ऐश्वर्या ने उस मजबूत ढांचे को देखते हुए आर्यन की कला की प्रशंसा की। ये घर बाहरी खतरों से हमारी पूरी रक्षा करेगा। हम सब कुछ समय के लिए यहीं रुकेंगे और जैसे ही बाहर की स्थिति थोड़ी शांत होगी, हम अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे। आर्यन ने प्रिया, सान्वी, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या को आश्वस्त करते हुए कहा। सभी महिलाएं बिना देर किए तुरंत उस सुरक्षित घर के भीतर चली गईं। उन्होंने आर्यन द्वारा बनाए गए उस स्थान का उपयोग किया और आराम करने लगीं। इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उन सभी ने तय किया कि वे सब बारी बारी से मुख्य द्वार पर पहरा देंगी। इस रणनीति के कारण वहां किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आर्यन धीरे से चलकर सान्वी के पास आया। वो ये देखना चाहता था कि सान्वी इस समय क्या कर रही थी। तुम यहां अकेले बैठकर क्या कर रही हो? आर्यन ने सान्वी से पूछा। मैं अपनी याददाश्त के आधार पर इस पूरे इलाके का एक नक्शा तैयार कर रही हूं। ये आगे की यात्रा में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सान्वी ने आर्यन को अपने काम के बारे में बताया। ये तो सचमुच बहुत ही अद्भुत काम है। आर्यन ने सान्वी की सराहना की। सान्वी द्वारा बनाया जा रहा ये नक्शा भविष्य में उनके बहुत काम आने वाला था। हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। मैं बस यही सोच रही हूं कि आगे चलकर हमें किस तरह के दिव्य खजाने हाथ लगेंगे। सान्वी के मन में उस प्राचीन खजाने को लेकर काफी उत्सुकता थी। वो पल सचमुच बहुत ही रोमांचक होगा। मैं भी उस खजाने को अपनी आंखों से देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन में अपनी उत्सुकता व्यक्त की। ये पूरी यात्रा सचमुच बहुत ही मजेदार रही है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतना आनंददायक होगा। सान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे प्रिया, रीना, कविता, संध्या, शिवानी, यशिका, सुमित्रा और ऐश्वर्या का साथ बहुत ही पसंद आ रहा था। वे सभी स्वभाव से बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छी हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उन सब के साथ बहुत ही बेहतरीन जमती है। आर्यन ने सान्वी को सभी महिलाओं के साथ इतनी आसानी से घुलते मिलते देखकर खुशी से कहा। अध्याय 2270। यशिका और शिवानी ने आर्यन को चिढ़ाया। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है, सान्वी ने आर्यन की बात मानते हुए कहा। तो फिर अब तुम जाकर थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस तूफान को थमने में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है, आर्यन ने सान्वी से मुस्कुराते हुए कहा।
ये रेतीला तूफान शायद कुछ समय तक ऐसे ही जारी रहने वाला था, इसलिए उनके पास यहाँ चुपचाप बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मास्टर, तभी शिवानी और यशिका धीरे से चलकर आर्यन के पास आईं। उन दोनों ने आगे बढ़कर सामने खड़े आर्यन को अपने गले से लगा लिया। शिवानी और यशिका आर्यन के साथ इस तरह करीब आकर बेहद खुश नजर आ रही थीं। वे दोनों आर्यन के साथ कुछ और बेहतरीन पल बिताना चाहती थीं। क्या बात है, तुम दोनों अचानक इस तरह क्यों आ गईं? आर्यन ने अपनी बाहों में लिपटी शिवानी और यशिका से पूछा। हम बस आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। एक लंबा अरसा बीत चुका है जब हम आपके साथ इस तरह शांति से बैठ पाए थे। यशिका ने बेहद लाडले स्वर में आर्यन को अपनी इच्छा बताई। ओह, तो ये बात है, मैं समझ गया। आर्यन मुस्कुरा उठा। वो अच्छी तरह समझ गया था कि यशिका और शिवानी इस समय क्या करने की कोशिश कर रही थीं। यशिका और शिवानी मिलकर आर्यन को थोड़ा चिढ़ाने और बहकाने का प्रयास कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी समय से आर्यन के साथ इस तरह की शरारत नहीं की थी। आर्यन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी अपने हाथों की उंगलियों से यशिका और शिवानी को वापस चढ़ाना शुरू कर दिया। यशिका और शिवानी आर्यन की इस अचानक शुरू हुई छुअन को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकीं। वे दोनों बहुत ही जल्दी आर्यन की कुशल उंगलियों के जादू के सामने पूरी तरह हार मानने लगीं। आपके हाथों का कौशल दिन ब दिन और भी ज्यादा निपुण होता जा रहा है। यशिका और शिवानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए आर्यन से कहा कि उसके हाथों में एक अलग ही जादुई खिंचाव था। आर्यन ने अपनी उंगलियों की सरसराहट से यशिका और शिवानी को पूरी तरह मदहोश कर दिया। उसकी इस कला ने पल भर में यशिका और शिवानी की सारी प्रतिरोधक क्षमता को ध्वस्त कर दिया। तुम दोनों भी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और निखर चुकी हो, और तुम दोनों के शरीर का विकास भी बेहद शानदार तरीके से हुआ है। आर्यन ने शिवानी और यशिका के दोहरे शिखरों की बनावट को सहलाते हुए उनकी तारीफ की। भला हमें इस मुकाम तक निखारने और संवारने वाले आप खुद ही तो हैं। शिवानी ने अपनी सांसों को रोकते हुए आर्यन से कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर शायद मुझे तुम दोनों को और भी ज्यादा गहराई से छूकर महसूस करना चाहिए, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारे ये कोमल शरीर इस समय कितने बदल चुके हैं। आर्यन ने अपनी छुअन को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। उसने अपनी कला से यशिका और शिवानी को पूरी तरह से सहज और कामुक बना दिया। यशिका और शिवानी के मुंह से एक धीमी सी सिसकारी निकल गई। आर्यन के उस जादुई स्पर्श ने उन दोनों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब आर्यन उन्हें इस तरह छू रहा था तो उनके भीतर विरोध करने की रत्ती भर भी शक्ति नहीं बची थी। यशिका और शिवानी खुद को आवाज को जितना हो सके उतना धीमा रखने की कोशिश कर रही थीं। वे नहीं चाहती थीं कि बाहर बैठी दूसरी महिलाओं को उनके मुंह से निकलने वाली सिसकारियां सुनाई दें। चूंकि वे सब इस समय मिट्टी के एक बहुत ही छोटे से अस्थायी घर के भीतर रह रहे थे, इसलिए जरा सी भी तेज आवाज बहुत ही आसानी से बाहर तक जा सकती थी। इसी वजह से यशिका और शिवानी खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपनी आवाज को दबा रही थीं। ये नज़ारा देखकर आर्यन के भीतर का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे इस तरह इन दोनों के साथ समय बिताना बेहद आनंदित कर रहा था। वो यशिका और शिवानी को इस तरह अपनी बाहों में पाकर अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। आह नहीं, कृपया उस तरफ मत जाइए। शिवानी ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। आर्यन सीधे उसके सबसे संवेदनशील और कमजोर बिंदु पर प्रहार कर दिया था, जिसने शिवानी को पूरी तरह बेबस कर दिया था। ऐसा लगता है कि ये स्थान आज भी तुम्हारा सबसे कमजोर बिंदु बना हुआ है। आर्यन ने धीरे से शिवानी के कान के पास झुककर फुसफुसाया। कृपया इस तरह की बातें मत कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा शर्मा रही है, शिवानी ने लज्जाते हुए आर्यन से कहा। जब आर्यन उसे इस तरह चिढ़ा रहा था तो वो लज्जा से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आर्यन शिवानी की ये मासूम बात सुनकर धीरे से हंस पड़ा। शिवानी की ये हालत देखकर वो अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। इस समय शर्माती हुई शिवानी बेहद ही ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। आर्यन का मन कर रहा था कि वो लगातार शिवानी को इसी तरह चढ़ाता रहे, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही मजेदार काम था। नहीं, शिवानी ने तुरंत अपने ही हाथ का उपयोग किया। उसने अपने मुंह को पूरी तरह ढक लिया ताकि उसकी कोई भी आवाज बाहर न जा सके। शिवानी ने अपनी तरफ से आवाज को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेहद अफसोस की बात थी कि उसकी आवाज फिर भी उंगलियों के बीच से लीक हो रही थी और उसके मुंह से बेहद ही प्यारी सिसकारियां निकल रही थीं। आर्यन ने शिवानी को चरम आनंद के शिखर तक पहुंचा दिया था और अब बारी पूरी तरह से यशिका की थी। नहीं, कृपया रुकिए। यशिका आर्यन की इस तीव्र छुअन को ज्यादा देर सहन नहीं कर पा रही थी। वो आर्यन के इस आक्रामक अंदाज के सामने पूरी तरह बिखरने लगी थी। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एहसास है, यशिका ने हाफते हुए आर्यन से कहा कि आर्यन जो इस समय कर रहा था वो उसकी सहन शक्ति से बाहर था। क्यों? क्या तुम्हें यह एहसास पसंद नहीं आ रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि यशिका को इस दिव्य आनंद का पूरा मजा लेना चाहिए। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा आनंददायक है। यशिका को भी दिल से इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन की ये कला सचमुच असीम सुख देने वाली थी।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आवाज काफी तेज होती जा रही है। इस छोटे से घर में बाकी सभी लोग तुम्हारी इस मधुर आवाज को बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं, आर्यन ने शरारत भरी नजरों से यशिका से कहा। यशिका को आखिरकार आर्यन की बात का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी स्थिति को समझा और अपनी उत्तेजना भरी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा करने लगी। यशिका ने अपनी आवाज को पूरी तरह दबा लिया। वो खुद को रोकते हुए भीतर ही भीतर उस चरम सुख को सहने का प्रयास करने लगी। यशिका अपनी आवाज को पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसे पूरी तरह दबाने में असमर्थ साबित हो रही थी। आर्यन का अंदाज इस समय थोड़ा तीव्र और अनियंत्रित था, जिसने यशिका को पूरी तरह बेकाबू कर दिया था और उसके मुंह से एक बेहद ही कामुक आवाज बाहर निकल ही गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। आर्यन के पास असीम तकनीकों का भंडार था। जब कोई भी महिला आर्यन के साथ इस तरह करीब होती थी तो उसके लिए ज्यादा देर तक खुद पर काबू रख पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता था। आर्यन लगातार यशिका और शिवानी को अपने प्रेम जाल में चिढ़ाता रहा। उसने इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित किया कि उन दोनों को उसकी इस सेवा से सर्वोच्च आनंद प्राप्त हो और वे दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। कुछ समय बीतने के बाद वे दोनों पूरी तरह से थककर आर्यन की बाहों में ढह गईं। उनके शरीर में अब रत्ती भर भी जान नहीं बची थी और वे पूरी तरह से शिथिल हो चुकी थी। ये अनुभव सचमुच बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। यशिका और शिवानी ने पूरी तरह संतुष्ट होते हुए कहा। वे आर्यन के इस प्यार से बेहद खुश थीं। तुम दोनों को इस समय बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम इस समय किसी बहुत सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं और मैं तुम दोनों को इस तरह थकी हुई हालत में उठाकर नहीं घूमने वाली हूं। तभी संध्या अचानक कमरे के भीतर दाखिल हुई। उसने यशिका और शिवानी को खुद पर थोड़ा काबू रखने की हिदायत दी। वे सब इस समय एक खतरनाक रेगिस्तानी इलाके के बीच फंसी हुई थीं, इसलिए संध्या ने शिवानी और यशिका को अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए कहा। हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। यशिका और शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया। वे समझ गईं और उन्होंने अपनी शरारत को वहीं रोक दिया। संध्या ने जो कहा था वो पूरी तरह सच था। वे इस अनजान जगह पर पूरी तरह स्वतंत्र होकर ऐसा नहीं कर सकते थे। यहाँ चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था और उन्हें खुद पर काबू रखना ही था। आर्यन ये नज़ारा देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि निश्चित रूप से प्रिया ने ही संध्या को यहाँ उन दोनों को रोकने के लिए भेजा होगा। आर्यन को भी अब खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना था। उसे तब तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखना होगा जब तक कि वे किसी पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते। जैसा कि संध्या ने कहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। आर्यन और बाकी सभी लोग उस मिट्टी के घर के भीतर बैठकर बाहरी तूफान के थमने का इंतजार करने लगे। आखिरकार 2 दिनों तक लगातार अंदर कैद रहने के बाद बाहर का मौसम थोड़ा शांत हुआ और वे सब बाहर निकलने में सफल रहे। हमने इस बंद जगह के भीतर पूरे 2 दिन का लंबा समय बर्बाद कर दिया है। अब हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम बिना समय गंवाए तेजी से आगे बढ़ें। वे 2 दिनों तक अंदर फंसे रहे थे, इसलिए अब उन्हें उस समय की भरपाई करने के लिए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ना था। सभी इस बात पर पूरी तरह सहमत हो गए। उन्होंने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और उस सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकल आए। इस दूसरे हिस्से में बहुत ज्यादा दानव मौजूद नहीं थे जो आर्यन के करीब आने की हिम्मत कर सकें। जो भी छोटा मोटा दानव उनके रास्ते में आने का प्रयास करता, उसे आर्यन अपनी एक ही नज़र से दूर खदेड़ देता था। ये जगह आर्यन के लिए एक बहुत ही शानदार मैदान साबित हो रही थी और वो इस पूरे इलाके में पूरी तरह से अजेय बन चुका था। खन खन तलवारों के टकराने की आवाज़ें। ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे कहीं बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है। यशिका ने अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उसे दूर से हवा में खून की गंध आ रही थी, जिससे साफ था कि आगे कोई भीषण लड़ाई चल रही है। क्या वहां कोई जंगली जीव आपस में लड़ रहा है या फिर वे इंसान हैं? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर वहां कौन मुकाबला कर रहा था। हवा में फैली गंध से ये पूरी तरह साफ है कि वे इंसान ही हैं। यशिका ने इशारा किया कि वहां कुछ इंसानों के बीच आपस में कोई बड़ा टकराव चल रहा था। चलो हम थोड़ा और करीब चलकर देखते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वे लोग किसी बहुत ही मूल्यवान वस्तु को हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे हों। आर्यन ने करीब जाने का फैसला किया। वो ये जानना चाहता था कि उन लोगों के बीच किस चीज को लेकर इतना भयंकर विवाद चल रहा था। आर्यन ने छिपकर स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश की, जबकि प्रिया और बाकी सभी महिलाओं ने भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान संभाल लिए ताकि वे जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को तुरंत सहायता पहुंचा सकें। आखिर ये लोग हैं कौन? आर्यन ने यशिका से धीरे से पूछा। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये गॉड रेल्म के बहुत बड़े और प्रतिष्ठित कुलीन घरानों से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इनमें से कुछ लोगों को पहले भी देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से एक पक्ष पिंग कबीला है और दूसरा पक्ष स्वर्ण सिंह साम्राज्य के योद्धा है। सानवी ने पास आकर आर्यन को उन दोनों पक्षों की असली पहचान के बारे में सूचित किया।